अरे यार, कभी तो अपने स्टार्ट कर दीजिए रिकॉर्ड। एक बार मैं बोलूंगा, आप लोग दो बार दोहराएंगे, ठीक है? 2 श्लोक का पाठ करेंगे। अष्टाध्यायी जगन्माता, अष्टाध्यायी जगन्माता, एक और बार बोलिए। अष्टाध्यायी माता, यस्य चित्तात् समुत्थिता, यस्य चित्तात् समुत्थिता, यस्य चित्तात् समुत्थिता, वेदानामुपकाराय, वेदानामुपकाराय तस्मै पाणिनये नमः। तस्मै पाणिनये नमः। तस्मै पाणिनये नमः। अष्टकं पाणिनेर्दिव्यम्, अष्टकं पाणिनेर्दिव्यम्, अष्टकं पाणिनेर्दिव्यम्, लौकिकम् शब्दशास्त्रमलौकिकम्, 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 आकुमारं यशो यस्य, आकुमारं यशो यस्य तस्मै पाणिनये नमः। तस्मै पाणिनये नमः। कक्षा प्रारंभं कुर्मः। यहाँ पर आप 2 मिनट यहाँ पर देखिए, मनीष जी ने य का उच्चारण कैसे किया था, हम लोग म का उच्चारण कैसे करते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर आकुमारम, हाँ, आकुमारई है, यहाँ पर आकुमारम नहीं बोला उन्होंने। जी जी आकुमारई बोले। उसके बाद हाँ वैसे यकार आ गया तो उसमें अनुनासिक यकार उच्चारण होगा। आकुमारई यशो यस्य। वकार और मकार का उच्चार औ ऐ या वौ करके होता है। और थोड़ा मिनिमलिस्टिक, हाँ मिनिमलिस्टिक है, वो हम लोग को जरा ध्यान में रखना है। सब जगह नकार या मकार ही उच्चारण नहीं होता। अच्छा, आपको एक होमवर्क दिया था सभी को मैंने, आकुमारई। हाँ जी, आकुमारई, ठीक है। आप सबको एक होमवर्क दिया था मैंने कि आप लोग ढूंढ के लाइएगा कहीं पर कि कहीं विसर्ग के बाद में क ख प फ या तीनों शकार के बाद में कभी कोई और वर्ण मिलता है क्या? नहीं मिलता, नहीं मिला। नहीं मिलता। तो पूरा विष्णु सहस्त्र नाम खोज लिया, नहीं मिला कहीं पर भी। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पर भी हमारा किसी विसर्ग के बाद में यदि मिलेगा या तो क ख मिलेगा या प फ मिलेगा अथवा तीनों शकार मिलेंगे, इसके अलावा कोई भी नहीं मिलेगा आपको। हमें ये समझना है, आता विसर्ग जरूर है, ऐसा नहीं विसर्ग नहीं आता, आता है, पर वो कभी वो सिर्फ हमें जो दिखता है, हाँ लोप हो जाता है, कभी लोप हो जाता है, कभी चेंज हो जाता है। ठीक है, जैसे हमने देखा है रामो राजमणि सदा विजयते, तो शब्द तो राम है, उसको रामो क्यों बोल रहे हो? शब्द एचह है, एचो यवा याव, हमें एचह शब्द है, आप एचो क्यों बोल रहे हो? तो आज हम समझेंगे कि एचह को एचो कैसे बनता है। ठीक है, ठीक है महोदय। तो जी हाँ, पूर्व कक्षा में हमने पहले विचार किया था कि एक सूत्र पढ़ा था हमने, ससजुषोरु। सूत्र क्या था? ससजुषोरु। मैं थोड़ा सा पुनरावृत्ति करवा के फिर आगे स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, हमारी संधि चल रही है, विसर्ग संधि। हमारा सूत्र है ससजुषोरु। ठीक है, सस, ठीक है। अब देखिए इसके बाद में क्या करता है ये कि पद के अंत में दंत सकार को क्या करता है, रू होता है। पद के अंत में
दंत सकार को रू होता है, ठीक है। रू होता है। और हमने उसके बाद सूत्र पढ़ा था खरवसानयोर विसर्जनीय, आप सभी को याद होगा, ठीक है, खरवसानयोर विसर्जनीय, विसर्जनीय। ठीक है। तो अब वहां पर देखिए वो क्या करता है, खर परे रहने पर अथवा अवसान में क्या करता है, विसर्ग करता है। किसको करता है, रा के स्थान पर। किसके स्थान पर करता है महोदय, र के स्थान पर। रा के स्थान पर, ठीक है। अब यहाँ देखिए, अब इसके बाद हमारा शब्द है रामस। क्या शब्द है, रामस। मतलब पहले राम शब्द आया, राम हमारा प्रातिपदिक है। राम क्या है हमारा, प्रातिपदिक। प्रातिपदिक। प्रातिपदिक से हम सु इत्यादि विभक्ति लगाते हैं, ठीक है। सु लगाया हमने, सु में उ की संज्ञा कर दी, सा बच्चा। अब जब हमने सा को जोड़ दिया, अब ये रामस हमारा क्या बन गया, ये रामस में जब पद सा बन गया। सु जुड़ गया तो पद का निर्माण हो गया, ठीक है। जब हमने पद का निर्माण कर लिया तो अब सूत्र लगा हमारा, कौन सूत्र लगेगा, ससजुषो रू। पद के अंत में सकार को रू होता है, ठीक है। अब सा को हमने क्या कर दिया, रू कर दिया। रू में क्या बचेगा, रू किया हमने, सॉरी र बचे, रा बचेगा, ठीक है। ऊ की संज्ञा होगी किससे, उपदेश जननासिक से, रामर बना, ठीक है, रामर बन गया। अब इसके बाद देखिए ये जो राम, ये रामर शब्द है, ये अवसान में है कि नहीं है, इसका रा अवसान में है। इसके बाद में कोई वर्ण नहीं है तो ये अवसान में हुआ। अवसान में होने के कारण इस रा को क्या होता है, विसर्ग होता है, ठीक है। क्या हो गया, राम। तो ये जो अवसानयो हो कहा गया है ना खर में, अवसानयो का उदाहरण मिल गया। अब खर का उदाहरण देखते हैं, तो शब्द क्या होता है, रामस। अब रामस के बाद में शब्द आया आपका, क्या शब्द लेते हैं, क्रीडति। हाँ, क्रीडति देख लीजिए, ठीक है, क्रीडति, ठीक है। अब क्रीडति में देखिए, अब पहले तो हमने इसको सकार को पद के अंत में मान करके हमने इसको क्या कर दिया, रू कर दिया, रू में रा बच्चा, ठीक है। अब ये स्थिति है। अब यहाँ देखिए जो हमारा र के बाद में कौन सा वर्ण है, प्रथम वर्ण, कवर्ग का प्रथम, मतलब कवर्ग का प्रथम वर्ण। और हमारे खर प्रत्याहार में वर्ग के द्वितीय, प्रथम और तीनों शकार आते हैं। इस कारण से हमारे रा को क्या हो गया, विसर्ग हो गया। रा को क्या हो गया, विसर्ग। हाँ, विसर्ग हो गया। तो रामः क्रीडति, ये स्थिति बनी। अब एक सूत्र आता है इसके बाद, सूत्र कहता है विसर्ग। अब देखिए पहले निमित्त आप ध्यान से समझिएगा कि खर परे होने पर रा को विसर्ग करता है, और उसी खर के परे होने पर दोबारा उस विसर्ग को क्या करने चलते हैं, सकार करने चलते हैं। क्या करने चलते हैं, सकार करने चलते हैं। जब ये रामर शब्द था तो हमने ये जो क है ये पहले भी उपस्थित है और बाद में भी उपस्थित रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा। तो जब आप इसको खर मान करके इस रा को विसर्ग कर रहे हो, और एक सूत्र और है विसर्जनीय से क्या कहता है, विसर्ग को सकार होता है खर परे होने पर, ठीक है। तो खर तो यहाँ भी मिल रहा है, दोबारा आपने खर को निमित्त मान करके रेफ से क्या किया, रकार से क्या किया, रेफ से उसे विसर्ग बनाया, और विसर्ग बनने के बाद भी खर पर में मिलेगा ही, अगर आप उसको रेफ से विसर्ग कर रहे हैं। तो फिर उस विसर्ग को दोबारा से क्या प्राप्त होने लगे, सकार प्राप्त होने लगे। क्या होने लगे महोदय, सकार प्राप्त हुआ। अर्थात खर में 13 वर्ण आते हैं, तो 13 वर्णों के परे होने पर पहले रा के स्थान पे विसर्ग प्राप्त होगा, और उस रा को फिर सकार होने लगेगा। कब, कितने वर्णों के परे होने पर, 13 वर्णों। हम नोट कर लेते हैं 13 वर्णों के लिए, ठीक है महोदय। कौन कौन से, सेकंड और फर्स्ट वर्ग, हाँ, पहला, दूसरा और तीनों शकार, ठीक है। क ख, ठीक है, क ख च छ ट थ त थ प फ श स स, च छ, एक मिनट, च छ च छ ट थ त थ थ प फ प फ और श तीन शकार, श स। ये देखिए इतने वर्ण बाद में मिलेंगे, तो पहले देखिए सा, पद के अंत में सा को तो रू हम हमेशा करेंगे कि नहीं, पद के अंत में होगा तो उस रू बनने के बाद में यदि खर पर में मिलेगा, उस खर को निमित्त मान करके हम उसको विसर्ग करेंगे, और विसर्ग करने के बाद उसको क्या करेंगे, हम दोबारा से सकार करेंगे। क्या करेंगे, सकार करेंगे, ठीक है। अब इतने वर्णों के
साकार करने के लिए कौन सा सूत्र बोला? विसर्जनीय। विसर्जनीय श। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है मुझे। विसर्जनीय श। विसर्जनीय सह, ठीक है। याद रखिएगा, ये विसर्ग को सकार बनाता है, खर वसाने और रेफ को विसर्ग बनाता है, और ससजुषोरु सा को रू बनाता है, ठीक है। क्लियर। अब इतने वर्णों के परवर्ण पर का ख च छ ट ठ त थ प फ श स सा के परवर्ण होने पर ही केवल विसर्ग प्राप्त होना चाहिए था, होगा। अब इसको विसर्ग से दोबारा सकार होने लग गया। स्टैंड है मोबाइल का। तो अब देखिए, एक सूत्र आया कि इन 13 वर्णों में से 4 वर्णों को हटाने के लिए एक सूत्र आया। सूत्र का नाम क्या है, पढ़ा चुका हूँ पिछले सूत्र क्लास में, कुप्वोह, ठीक है। कुप्वोह कपौचा, ठीक है। मनीष जी, हाँ जी, हम सबको मैं म्यूट करता हूँ, आप अनम्यूट कर लेंगे। जी। अब देखिए, तो कुप्वोह कपौचा सूत्र कहता है कि क और ख के परवर्ण पर और प और फ के परवर्ण पर क्या होता है, विसर्ग के स्थान पर विकल्प से जिह्वा मूली उपधमानी होता है, और दूसरे पक्ष में क्या होता है, विसर्ग होता है। दूसरे पक्ष में क्या होता है, विसर्ग। पूरा विसर्ग अर्थात होता है कि क ख प फ के परवर्ण पर कभी भी सकार नहीं हो पाएगा। हो पाएगा सकार, बताइए। नहीं हो पाएगा, ठीक है। मतलब क ख और प फ के परवर्ण पर कभी भी सकार नहीं हो पाएगा। दो चीजें होंगी, या तो आप विसर्ग करिए अथवा जिह्वा मूली उपधमानी करिए। उपधमानी क ख पर में होगा तो ये विसर्जनीय का ये अपवाद सूत्र माना जाएगा। ये विसर्जनीय सह का ही अपवाद सूत्र है। विसर्जनीय सह यहाँ पर विसर्ग के स्थान पर क्या कर रहा था, सकार कर रहा था। अब इसने विसर्ग के स्थान पर एक पक्ष में जिह्वा मूली और एक पक्ष में उपधमानी कर दिया, ठीक है महोदय। तो अब इन 4 वर्णों को हम हटा लेते हैं, ठीक है। इनको मार्क कर लेते हैं कि इनके पर होने पर सकार नहीं हो पाएगा, विसर्ग को सकार नहीं होगा, ठीक है ना। सूत्र आपको याद है ना, किस सूत्र के द्वारा, किस सूत्र के द्वारा महोदय? विसर्जनीय सह, क्या कहते हैं, इस कुप्वोह कपौचा से, ठीक है। कुप्वोह कपौचा सूत्र के द्वारा क ख के और प फ के परवर्ण पर विसर्ग को सकार नहीं हो पाएगा। तो अब हमारे 13 वर्णों में से कितने वर्ण घट गए, बताइए। 4 घटे, 4, ठीक है। अब सूत्र, अब 4 घटे, 9 बचे हमारे पास। अब तीनों शकारों के लिए एक सूत्र आया। सूत्र का नाम है वा शरी। वा मतलब क्या होता है महोदय, विकल्प करना। विकल्प मतलब से, और शरी माने विकल्प, शर प्रत्याहार, शर परे प्रत्याहार, होने से, परे होने पर, ठीक है। तो ये कहता है कि विसर्ग के स्थान पर शर परे होने पर क्या होता है, विसर्ग ही आदेश होता है। क्या आदेश होता है, विसर्ग। विसर्ग के स्थान पर विसर्ग आदेश होता है। लिखिए, इसका अर्थ लिखिए, ठीक है, जिन लोगों को लिखना है। विसर्ग के स्थान पर विसर्ग आदेश होता है विकल्प से। विसर्ग के स्थान पर विसर्ग आदेश होता है विकल्प से, ठीक है। अब जब हम विसर्ग के स्थान पर विसर्ग कर देंगे तो एक पक्ष में विसर्ग रहेगा और दूसरे पक्ष में क्या होगा महोदय, जो प्राप्त है वह होगा। दूसरे पक्ष में क्या प्राप्त है, उसको विसर्जनीय यस्य सह से क्या प्राप्त है, उसको सकार प्राप्त है, ठीक है। अब देखिए, जैसे उदाहरण के तौर पे ले लेते हैं हम, तीनों शकारों के उदाहरण के तौर पे ले लेते हैं हम, देखते हैं। राम शेते, राम शेते, हाँ, रामः शेते, ठीक है। रामस्येते, ठीक है। रामस प्लस शेते, ठीक है। दूसरा ले लेते हैं हम, रामस षष्ठ, क्या लेते हैं, षष्ठ। हाँ, ठीक है मतलब। अब तीसरा लेते हैं, विष्णुस,
विष्णु त्राकार नहीं होगा, तो विष्णु विश्वास किया है और सकार में ले लीजिए सर्पः सरति, सर्पस सर्पस सरति। ठीक है, अब ये देखिए आप सभी लोग समझिएगा कैसे हम करते हैं, क्या क्या करेंगे उसको समझिएगा। कभी भी तालव्य शकार पर में मिलेगा अथवा मूर्धन्य शकार पर में मिलेगा या दंत शकार पर में मिलेगा, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रामस रामस और सर्पस इन सब के अंत में पद के अंत में सकार है कि नहीं है। जिनके यहाँ पर कोई हल्ला ना हो रहा हो, आसपास कोई ना हो, जिनको पता हो कि हमारे आसपास हल्ला नहीं हो रहा है, वो लोग माइक खोल के बताइए उसका आंसर। ठीक है, तो पद के अंत में सकार है तो उसको हम क्या कर देंगे, विसर्ग रा कर देंगे। ठीक है, ससजुषो रु। अब रा करने के बाद में अब देखिए, अब ये अवसान में है क्या, नहीं नहीं है। और खर में है क्या, हाँ है, पर में है, में है। तो रा के स्थान पर विसर्ग हो गया। रा के स्थान पे क्या हो गया, विसर्ग। अब इस सूत्र ने अब विसर्ग हो गया। अब सूत्र आया विसर्जनीयस्य सह। सूत्र क्या आया, विसर्जनीय सह। उसने कहा कि खर परे होने पर विसर्ग के स्थान पर सकार आदेश होता है। ठीक है, तो अब ये कह रहा है कि देखो मैं विसर्ग है और उस विसर्ग के बाद में खर पर में है कि नहीं है, तो सकार आदेश हो जाए। तो कहते हैं भैया ठीक है, पर एक सूत्र आ गया वाशरी कि विसर्ग के स्थान पर विकल्प से क्या होता है, विसर्ग होता है। विसर्ग के स्थान पर विकल्प से क्या होता है महोदय, विसर्ग होता है। अर्थात अब इसके दो रूप बनेंगे। अब इसके दो रूप बनेंगे इन तीनों के। ठीक है, अभी देखिए जब विसर्ग के स्थान पर विसर्ग हो जाएगा तो इसका मतलब क्या है, जब विसर्ग के स्थान पर विसर्ग आदेश कर रहा है इसका मतलब ये है कि जब हम विसर्ग करेंगे तो उसको सकार नहीं होगा एक पक्ष में। विसर्ग के स्थान पर विसर्ग आदेश करने का मतलब क्या है कि विसर्ग के बाद विसर्ग ही, मतलब विसर्ग के स्थान पर विसर्ग हो जाए, इसका मतलब क्या है कि विसर्ग ही रहेगा, उसको सकार नहीं होगा। ठीक है, तो एक पक्ष में विसर्ग ही रहा, तो रामः शेते, रामः षष्ठः, सर्पः सरति। और दूसरे पक्ष में क्या हो गया कि दूसरे पक्ष में क्या प्राप्त है कि विसर्जनीय से सा हो जाए। रामश्चेत, तो रामः अब बन गया हमारा रामस। ठीक है, इसमें भी रामस हो गया और इसमें क्या हो गया, सर्पस। ठीक है, अब ये देखिए, अब इन तीनों के परे होने पर क्या होगा, अब इतनी स्थिति हो गई, इतना हमने पढ़ लिया, केवल इतना हमें करना सीखना था। विसर्ग संधि का कार्य है केवल इतना करना। ठीक है, तो उसने विसर्ग के स्थान पे क्या क्या हुआ ये बता दिया। अब देखिए रामस, अब रामस प्लस शेते में कोई संधि प्राप्त है क्या, तो सा को क्या हो जाएगा, श हो जाएगा। अब एक बात ध्यान रखिएगा कि जब भी कभी भी हम उच्चारण करते हैं ना, हमने देखा होगा, मैंने आपको बताया होते भी कि कभी भी शा परे होने पर, सा के परे होने पर विसर्ग का हम क्या एक पक्ष में क्या उच्चारण करते हैं, जो बाद में शा होता है उसी का ही उच्चारण करते हैं। ठीक है ना, करते नहीं करते हैं, तो अब इसको घटाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर रामश्रेष्ठा में क्या हुआ, इसको मूर्धन्य शकार को देख करके ये क्या बन गया, ये भी मूर्धन्य शकार बन गया। किस सूत्र द्वारा, ठीक है, पर लेकिन सर्पस सरति इसमें क्या होगा, इसमें तो कोई सूत्र है नहीं, सर्पस सरति मिलकर के अब ये रूप बन जाएंगे आपके सर्पस सरति, रामश्रेष्ठः और रामश्चेते। ठीक है, तो एक पक्ष में आप उसको शा भी बना सकते हैं, पर लेकिन क्या होगा, जब आप उसे तालव्य शकार को शा बना, उसको निमित्त मान करके शा बनाओगे तो उसमें स्तोष्टुनाष्टु निश्चित लगेगा, हमेशा लगेगा। मूर्धन्य शकार को निमित्त मान करके लगाओगे तो हमेशा उसमें टुनाष्टु से उसको क्या हो जाएगा, मूर्धन्य शकार हो जाएगा।
और जब दंत सकार को कोई होता ही नहीं, दंत सकार का दंत सकार ही रहा, मतलब कि तालब्य शकार के परण पर तालब्य शकार बन जाएगा, मूर्धन्य शकार के परण मूर्धन्य शकार बन जाएगा, और दंत सकार के परण पर क्या बन जाएगा, दंत सकार बन जाएगा। समझ में आया आपको? दो पक्ष होते हैं इसमें, एक पक्ष विसर्ग का और दूसरा पक्ष क्या होता है, शकार का। समझ में आपको भरत महोदय? हाँ हाँ महोदय। समझ में आया ना? तो अभी देखिए ये हो गया हमारा खर परे होने पर कार्य। जितने भी व्यंजन होते हैं, देखिए स्वर के परण पर तो कोई कार्य नहीं होता, स्वर मतलब स्वर के परण पर भी हम समझेंगे क्या कार्य होता है। खर परे होने पर आप कार्य समझ गए। इस सर खर परे होने पर आपको पहले तो विसर्ग करना है, सीधी बात है। खर परे होने पर विसर्ग करना, और विसर्ग के बाद में उसको क्या होता है हमने ये समझा, ठीक है। तो ये देखिए अब इन तीनों को ले गया, तीनों शशा को कौन ले गया, कौन ले गया इन तीनों को, बाशरी। बाशरी ने इनमें विकल्प से क्या कर दिया, बाशरी ने इसमें विकल्प से इनको एक पक्ष में विसर्ग होगा, दूसरे पक्ष में सकार होगा, ठीक है। अब इतने वर्णों के परे होने पर किस किसके, एक मिनट, च छ, हाँ तो देखिए इनके परे पर कोई सूत्र नहीं बनाया, इनके परे पर कोई सूत्र बनाया नहीं बनाया। तो इन वर्णों के परे होने पर क्या हो जाएगा महोदय, विसर्ग को सकार हो जाएगा। कितने वर्णों के परे पर विसर्ग को सकार होगा, 6 वर्णों को। ऐसा नहीं कि विसर्ग सकार इसमें नहीं हो रहा है, इसमें भी विसर्ग हो रहा है। विसर्ग मतलब इसमें भी सकार हो रहा है, पर इसमें विकल्प से हो रहा है। नित्य कितने हो रहा है, नित्य, नित्य मतलब कि उनके परे होने पर कभी भी विसर्ग मिलेगा ही नहीं। किसके परे होने पर नहीं मिलेगा कभी विसर्ग, कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि इसको हमेशा विसर्ग परे होने पर इसको क्या हो जाएगा, इनको दंत सकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दंत सकार। अब दंत सकार हो, 6 वर्णों के जगह पर दंत सकार होगा क्या, 6 वर्णों के स्थान पर नहीं, इन 6 वर्णों के परे होने पर। 13 वर्णों में प्राप्त था, 13 वर्णों के परे पर, ये 13 वर्ण खर है, इसमें इन 13 में प्राप्त था, ठीक है। 13 में से 4 को किसने मना कर दिया, कुप्पो का पूछना दूसरा कार्य बता दिया कि विसर्ग ना होएगा। अब विसर्ग ना होकर क्या हो जाएगा, एक पक्ष में विसर्ग रहेगा, दूसरे पक्ष में क्या हो जाएगा, जिह्वा मूली और पद्मानी होगा, ठीक है। अब शासा ने क्या कर दिया कि वाशरी, शर पढ़ने पर विकल्प से विसर्ग होता है, शर पढ़ने पर क्या है, विकल्प से विसर्ग होता है, ठीक। अब जब एक पक्ष में विसर्ग होगा और दूसरे पक्ष में क्या हो जाएगा, विसर्जनीय सा से सा हो जाएगा, ठीक है। अब 13 में से 6 बचे, इनके 6 के परण पर क्या हो जाएगा, विसर्जनीय सा से सा हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए सीधा यहाँ से समझते हैं कि इनके बाद में यदि सा मिलेगा, ठीक है, इनके बाद में मान लीजिए ऐसे कर लेते हैं, क्या ले लें, उदाहरण लेकर देखें। धेनुष चरति, नहीं वो मैं दिखा दूंगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं, मेरे पास उदाहरण तो है। पहले च और छ का एक साथ उदाहरण, एक ही उदाहरण ले देता हूँ, उससे समझ जाइएगा, ठीक है ना। वृक्षः छादयति, वृक्षः, या फिर पहले ये समझिए कि सकार के पर, सकार को क्या करेंगे, पद के अंत में सकार होगा, उस सकार के स्थान पे चा के पर पहले क्या कर देंगे, पद को निमित्त मान करके सस जो शुरू से रू कर दीजिएगा, ठीक है, रू कर देंगे, रू को निमित्त, फिर उसमें क्या कर देंगे, रू में से रा बचेगा, केवल क्या बचेगा, अब इस खरवसाने विसर्जन से उसको क्या हो जाएगा, विसर्ग हो जाएगा, ठीक है। अब ये मान लीजिए विसर्ग हो गया यहाँ पर, ठीक है, और फिर उसको दोबारा विसर्जनीय से खर परे मानकर क्या हो जाएगा, दंत सकार होगा, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पर भी होगा, दंत सकार था, उसको टाठा को निमित्त मान करके, पहले तो पद को निमित्त मान करके, पद के अंत में निमित्त मान करके क्या हुआ, उसको रू हो गया, रू हुआ, रू में क्या बचा आपका, रा बचा, क्या बचा आपका, रा। उस रा को टाठा खर में आता है कि नहीं आता है, आता है, तो इस कारण से उसको क्या हो गया, विसर्ग हो गया, ठीक है। इस प्रकार लिख लेते हैं, उसको विसर्ग हो गया, ठीक है। फिर इसको क्या हो गया, दोबारा उसको क्या हो गया, विसर्ग के स्थान पर टाठा परण पर सा हो गया, क्या हो गया, सा हो गया, ठीक है। इसी प्रकार ताथा के परण पर भी सा हो जाएगा, सा के स्थान पर रा, रू के स्थान पे विसर्ग, विसर्ग के स्थान पे क्या कर देंगे, दोबारा सा हो जाएगा, ठीक है।
सर रू की जगह पर र कैसे होता है? जी रू और की रू जगह की पर जगह र पर कैसे होता है? नहीं समझ में नहीं आया मेरे को। और रू की जगह पर र कैसे होता है? रू में अनुबंध लोपे। रू में अनुबंध लोप करेंगे। जब रू में ऊ है हमारा, उसको अनुनासिक है, उसकी संज्ञा कर देंगे तो क्या ईद संज्ञा कर संज्ञा हो जाएगी हलंत रा बचेगा। ठीक है, धन्यवाद। अब देखिए सा बचा, सा 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 हो गया। ठीक है, अब एक बताइए, चा छा के वर्ण को कुछ प्राप्त होता है कि दंत सकार को? शकार, तालव्य शकार। तालव्य शकार किस सूत्र के द्वारा? स्तोहोशनाशु। याद रखिएगा, कभी भी दंत सकार होगा और उस दंत सकार के बाद में चा छा होगा, या फिर तवर्ग होगा, उस तवर्ग के बाद में भी चा छा होगा, तो चा छा में ही मतलब चवर्ग में ही कन्वर्ट हो जाएगा। हो गया कन्वर्ट। सा होगा तो सा को क्या हो जाएगा? सा मूर्धन्य शकार में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, स्नाष्टु से केवल क्या बचा? अब सा था के परण पर सा दिखेगा। ठीक है, हुआ क्या ये समझे? हमने सकार तो किया पर उसका स्वरूप चेंज हो गया। चाचा को देख करके वो तालव्य शकार हो गया, टाठा को देखकर मूर्धन्य शकार हो गया। केवल ता था के परे होने पर ही आपको पूर्व में कभी भी सकार दिखेगा। पूर्व में यदि सकार दिखेगा तो क्या होगा? बाद में तथा होगा। यदि पूर्व में तालव्य शकार दिखेगा तो बाद में चाचा होगा। यदि पूर्व में मूर्धन्य शकार दिखेगा तो आपको वहां पर क्या होगा? बाद में टाठा होगा। और यदि बाद में श है तो वही शकार पूर्व में होगा अथवा विसर्ग होगा। वहां पर काखा पर में है तो और पाफा पर में है तो या तो विसर्ग होगा अथवा जिह्वा मूल्य पदमानी होगा। ठीक है, एक फोटो शेयर करता हूं मैं आप सभी को। हाँ, गुरुजी निवेदन है आज का वो जो PDF बना करके आप भेज दीजिएगा तो अच्छा रहेगा हम लोग के लिए भी। तो ये सूत्रवार अच्छा रहेगा, माता जी की पुस्तक में नहीं है। उपपादन मान्य आएगा तो उसका उच्चार कैसे होगा? विसर्ग का? इसका समझा नहीं। विसर्ग का उपपादन मान्य आएगा तो उसका उच्चार विसर्ग का कैसा होगा? अभी दिखाऊंगा मैं, अभी आपको श्लोकों के द्वारा दिखाऊंगा। ठीक है मनीष जी, वो तालव्य शकार को देख के च को छ नहीं हो जाएगा? तालव्य शकार को देख करके, हाँ, जैसे हमने प्रथम दंत सकार को तालव्य शकार किया ना, दंत सकार को तालव्य शकार किया। हाँ जी बिल्कुल। उसके बाद मनीष, उसके बाद अगर च और छ आता है तो च जो आएगा उसको छ हो जाएगा या नहीं होगा? उसको नहीं होगा, अभी नहीं होगा। अभी आप इतना पढ़िए केवल कि क्या कहते हैं, आपका जो प्रश्न है झय, वो झय मांगता है। क्या मांगता है? अभी आपकी शब्द बताएंगे, देखिए। ठीक है ना, आपका जो प्रश्न है वो है, तो इसको देखते हैं। मैं भेजा नहीं था किसी को भी, ये पूरा भेजा। अभी देखिए, एक एक उदाहरण दिख रहा है आपको। इस पेज को मैं भेज दूंगा ग्रुप पे अभी सबको। ठीक है, शब्द है नरह खादती और नरक खादती। नरह मतलब पहले क्या करेगा? जिह्वा मूल्य करेगा। क्या करेगा? मतलब खा पर में है तो इस कारण नरक खादती, खा का उदाहरण है। ठीक है ना, क्रम से उदाहरण है। ख फ छ ठ थ च ट त, वो जो सूत्र है, जो वर्ण है, उनके क्रम से उदाहरण है। तो खा पर होने पर किस सूत्र से? कुप्वोह कपौचा। इस सूत्र के द्वारा क्या हो गया? विसर्ग से एक पक्ष में जिह्वा मूल्य हो गया, दूसरे पक्ष में क्या हो गया? हमारा विसर्ग हो गया। विसर्ग। तो एक बार जब जिह्वा मूल्य का तो उसका उच्चारण नरक खादती। क्या होगा? नरक खादती। और जब विसर्ग होगा तो नरह खादती। नरह खादती। प फ होगा तो क्या उच्चारण होगा? फा का उच्चारण। वृक्षफ फलती। वृक्षफ फलती। और जब विसर्ग होगा तो वृक्षः फलति। सूत्र क्या है? कुप्वोह कपौचा। कितने वर्णों के परिमाण पर करने की कहता है? 4। क ख प फ। तो ये तो ये आपको ख और फ का उदाहरण मिल गया नहीं मिल गया? अब एक बार क और ख का और प का देखिए। बालह करोति और मतलब पहले बालह करोति। क्या होगा? बालक
बालक करोति। यहाँ भी हमने खा का उच्चारण किया। किसका उच्चारण किया हमने? खा का। नरक खादति, क्या बोला? नरक। और यहाँ पर भी बालक करोति, ठीक है। और वरना दूसरे पक्ष में बालह करोति, ठीक है। तो मतलब ये दूसरा वर्ण का उच्चार होगा हाफ, जैसे क ख में ख का उच्चार हुआ। हाँ, दूसरा वर्ण मान लीजिए आप, ठीक है। प फ में फिर पकार का उच्चार होगा जी, फ का उच्चारण होगा, ठीक है। नृपः पाति, नृपः पाति, और बाद में क्या बन गया? नृपः पाति, ठीक है। याद रखिएगा ये जो सारे शब्द देख रहे हैं ना, जो विसर्ग बन रहा है, कभी तंत सकार बन रहा है, सब में पहले क्या था? सबके अंत में स था। पहले क्या था? सबसे पहले सबके अंत में स। यदि विसर्ग उत्पन्न होता है तो कहाँ से होता है? स से उत्पन्न होता है। कहाँ से उत्पन्न होता है? स से। यहाँ पर नरस था, नरस, वृक्षस, बालस, नृपस, ठीक है। उन सबको क्या हो गया? नरस, वृक्षस, बालस, नृपस, सब में लग गया ससजुषो रुहु। क्या लगा पहले? ससजुषो रुहु, ठीक है। चारों का एक साथ घटा रहा हूं मैं। फिर रू को पर, फिर खर पर में है, क्योंकि चारों वर्ण खर में आते हैं, तो उन चारों के परों पर क्या सूत्र है? खर बसाने और विसर्जनीय से विसर्ग हो गया, ठीक है। अब विसर्ग बनने के बाद में खर पर में मिला, तो वहां पर क्या प्राप्त हुआ? विसर्जनीय से विसर्ग के स्थान पर सकार प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ? सकार। अब मनीष सर जी, ये कुरकु का पोच जो है, इसमें विकल्प के लिए कौन सा यहाँ शब्द है? एक मिनट मैं बताता हूँ अभी, एक मिनट आपको, ठीक है। अभी पहले पूरा बात कर लेता हूँ, ठीक है। तो अब जब हमने विसर्ग कर दिया खर बसाने विसर्जनीय, तो क्या बन गया? नरः, वृक्षः, बालः, नृपः, ये शब्द बन गया हमारा, ठीक है। अब ये देखिए, अब ये बनने के बाद में हमने क्या हुआ कि इसको सा प्राप्त हुआ। दोबारा से क्या प्राप्त हुआ? सा प्राप्त हुआ। किस सूत्र द्वारा? विसर्जनीय से सा प्राप्त हुआ। अगर सा हो जाता तो क्या बनता? नरस खादति, वृक्षस फलति, ठीक है, ठीक है। बालस करोति, नृपस पाति, ऐसे बनने लगता। पर सूत्र बनाया इन्होंने कुपोह कपौच। सूत्र क्या बनाया? कुपोह कपौच। उसने ये कह दिया कि विसर्ग के स्थान पर जिह्वामूलीय और उपदमानी होता है क ख और प फ के परे होने पर, ठीक है। किसके परे पर? क ख और प फ के परे होने पर, ठीक है। अब जितना अर्थ मैं बता रहा हूँ उतना ही समझिएगा। कोई यदि कोई सूत्र को घटाने की कोशिश करेंगे ना और समझ में नहीं आएगा तो अलग हो जाएगा, ठीक है ना। सूत्र को नहीं घटा रहा हूं मैं, सूत्र का अर्थ समझा रहा हूँ, ठीक है। तो इसने क्या कर दिया? विकल्प से एक पक्ष में विसर्ग करा और दूसरे पक्ष में जिह्वामूलीय उपदमानी किया, ठीक है। एक पक्ष में विसर्ग, दूसरे पक्ष में क्या कर दिया? जिह्वामूलीय उपदमानी। इसी प्रकार अब श का उच्चारण देखते हैं, तीनों श का, ठीक है। सबसे पहले पुरुषः शेते, नृपः षष्ठः और सर्पः सरति। सबसे पहले क्या था यहाँ पर? इन तीनों में देखिए, पहले सबसे पहले देखिए, जब हम दंत सकार कर देंगे तो श के बाद में श मिलेगा, तो क्या हुआ? स्पोष्टु हो गया। तो कभी भी आप लिखेंगे ना, तो यदि आप विसर्ग लिखने की इच्छा नहीं है आपकी, यदि विसर्ग लिखने की इच्छा नहीं है तो आपको क्या लिखना पड़ेगा? उस विसर्ग के स्थान पर बाद में जो शकार होगा वो लिखना पड़ेगा। तो आप प्रश्न आएगा कि बाद में शकार होगा वो देख के क्यों करें? तो कह रहे हैं ठीक है, क्या करेंगे फिर? कहेंगे हम सूत्र लगाएंगे। सूत्र क्या लगाएंगे? कि हम विसर्जनीय से सा करेंगे, तो सा हो जाएगा विसर्ग, ठीक है। आप विसर्ग से सकार कर लो तो पुरुषस हो गया। अब पुरुषस प्लस शेते हो गया। कह रहा है उसका दोबारा सूत्र भी तो प्राप्त होगा, स्तोष्णाशु। वो हमेशा क्या करेगा? दंत सकार को तालव्य शकार कर देगा, तालव्य शकार के परिणाम। जब हम ऐसी नृपष्ठ, इसमें उसने बोला कि दोबारा हम तो दंत सकार करेंगे, कर लो, दंत सकार ही होगा। क्या? दंत सकार ही होगा पहले, उसके बाद क्या हो जाएगा? उसको नाष्टु से मूर्धन्य शकार हो जाएगा। सर्पस सरती में क्या हो गया? उसको दंत सकार हुआ और उसके बाद में कोई विशेष कार्य है नहीं, तो सर्पस सरती का सर्पस सरती ही रहते हैं। अब दोबारा एक बार समझिए इसको। यहाँ पर क्या था? पहले स्थिति क्या थी महोदय? पुरुषस, नृपस और सर्पस, ठीक है। ससजुषोरु से रू किया हमने, फिर खर बसाने विसर्जनीय से विसर्ग किया, और विसर्ग करने के बाद में विसर्जनीय से नित्य क्या हो रहा था? सकार प्राप्त था। कैसे प्राप्त था? नित्य सकार।
दंत सकार, नित्य दंत सकार प्राप्त होता। अगर नित्य दंत सकार होता तो पुरुष श्रेते नृप षष्ठा सर्प सरति, केवल यही रूप बनते। पुरुषः श्रेते नृपः षष्ठः सर्पः सरति, ये रूप नहीं बन पाते। समय महोदय, इस कारण से उन्होंने क्या कर दिया, सूत्र बनाया वाशरी। सूत्र क्या है, वाशरी। आप सभी को वाशरी, स्क्रीन पे दिख रहा होगा वाशरी सूत्र। उन्होंने क्या कह दिया, विकल्प से विसर्ग होता है। विसर्ग मतलब दो, आप विसर्ग के स्थान पे विसर्ग कर रहे हो, इसका मतलब क्या है, कह रहे हम विसर्ग के स्थान पे विसर्ग इसलिए कर रहे हैं कि उस पक्ष में उस विसर्जनीय से सहा सूत्र नहीं लग पाएगा, विसर्जनीय से सहा सूत्र नहीं लग पाएगा, तो विसर्ग ही रहेगा एक पक्ष में, ठीक है। और दूसरे पक्ष में क्या होगा, तो क्या दूसरे पक्ष में जो प्राप्त है वो करो। तो कह रहे दूसरे पक्ष में क्या प्राप्त है, तो दूसरे पक्ष में विसर्जनीय से सहा प्राप्त था, तो उसने विसर्ग कर दिया। तो विसर्ग करने के बाद क्या हो गया, तो तीनों में सकार मिल गया, पुरुषस, पुरुष नृपस और सर्पस, और सूत्र लग गया तालव्य शकार को देख के स्तोष्णाष्टु, श्नाष्टु लग गया मूर्धन्य शकार को देख करके, और दंत शकार को देख कर कोई नहीं लगा, तो इतना मसला है, ठीक है। अब देखिए, अब जो बचा 6 वर्ण च छ ट थ ये छ ठ थ च ट थ, इन 6 वर्णों के परे होने पर क्या हुआ, कोई प्रारंभ नहीं हुआ, तो क्या हो गया, नित्य विकल्प सकार के स्थान, विसर्ग के स्थान पे सकार हुआ, ठीक है। देखिए इन 6 के परे पर देख रहे होंगे आप, 6 से लेकर के ता तक, वृक्षस छादयति से लेकर के रामस त्राता तक देख रहे होंगे कि उसके बाद में विसर्जनीय से सहा सूत्र लगा है ना, क्योंकि उन 6 के परे पर विसर्जनीय से सहा लगेगा, और विसर्जनीय से सहा का काम है सा करना विसर्ग के स्थान, उसने काम करके छोड़ दिया अपना। उसके बाद जो सूत्र की प्राप्ति हुई वो लगा, तो क्या लगा, चा और छा को देख करके, चा और छा को देख करके स्तोष्णाष्टु लग गया, टा और ठा को देख करके ष्टुनाष्टु लग गया, और दंत सकार को देख कर, मतलब ता था को देख करके कोई नहीं लगा, तो दंत सकार का दंत सकार ही रह गया। समझ में आपको, तो ये हो गया आपका विसर्ग के खर परे होने पर विसर्ग को क्या क्या कार्य होते हैं, आपने समझ लिया, यही कार्य होगा आपका, समझ गया, विसर्ग के स्थान पे, ठीक है। मनीष महोदय, कौन सी किताब का पिक्चर है? ये है आपका भैमी व्याख्या। मनीष जी, तो हम जो ऐसे बोलेंगे बालकः चलति, तो ये शुद्ध नहीं हुआ? नहीं, बालकः चलति शुद्ध नहीं होगा। क्यों नहीं होगा शुद्ध, क्योंकि वो विसर्ग के स्थान पर नित्य दंत सकार होता है। क्या होता है, नित्य, अच्छा, नित्य होता है, दंत सकार, नित्य होता है, अर्थात कभी भी विसर्ग के बाद में च छ ट थ ट ठ त थ तो मिल ही नहीं सकता। मिल सकता क्या? एक अष्टाध्यायी.com में मैंने एक सूत्र देखा था, उसके अंदर एक वाक्य में लिखा हुआ था वस्तुतः चोह कुहु, इस तरह से एक था। वो उन्होंने तो कुछ क्या होता है ना, कभी कभी दिखाने के लिए, समझाने के लिए लिख देते हैं ऐसे, ठीक है ना, उदाहरण से बताने के लिए, ठीक है, समझ में आपको जी। जैसे मनीष महोदय जी, महोदय आपने आज बताया था कि आ कुमारें यशो, जो हम लोगों ने मतलब कि पानी जी का जो गीत गाया था, उसमें वो कुमारें या की जगह पे हो तो यहाँ का ही जैसे उच्चारण होता है अनुस्वार का, इसके लिए भी कोई फॉर्मूला है क्या, जैसे आपने युगल जी प्लीज कक्षा की एंड में सब क्वेश्चन पूछिए ना, अभी जो पर्टिकुलर, हाँ ये क्वेश्चन एंड में करेंगे, क्योंकि हम विसर्ग संधि पढ़ रहे हैं, हम अनुस्वार संधि नहीं पढ़ रहे, बाद में करेंगे, ठीक है मुझे, ठीक है, टेंशन मत लीजिए, उसकी वो करवाएंगे जरूर आपको, ठीक है, अच्छे से। ये आपने अब सीख लिया खर पर होने का, ठीक है। अब एक चीज पे विचार करते हैं, ठीक है ना, ध्यान से समझिएगा। हमारे जितने भी व्यंजन होते हैं, अगर हम उनको 2 भागों में विभाजित करें और एक भाग हमने खर रख दिया, तो दूसरे भाग को बोलने के लिए हमें कौन से वर्ण बोलने पड़ेंगे, कौन सा प्रत्याहार बोलना पड़ेगा? नहीं समझ में आया? नहीं, मैं समझाता हूँ आपको, ठीक है। लश बोलना पड़ेगा, नहीं, हश, क्या बोलना पड़ेगा? हश बोलना पड़ेगा। हाँ सॉरी, हश, हश, शिव सूत्र है ये, ठीक है जी, आपके सामने शिव सूत्र है। इन सूत्रों में खर, देखिए ये बताइए, हय वरट के हा से लेकर के हल्के ला तक, हल्के ला तक, हल्के ला तक कौन से व्यंजन होते हैं कि नहीं होते हैं? व्यंजन, हाँ, व्यंजन। अब इनमें से मैंने बाद के 3 सूत्र ख फ छ ठ थ च ट त
कप और शस्त्र इनको अलग रख दिया, ठीक है। जी। अब आपको मैंने बोला कि आपको व्यंजनों को दो भागों में विभाजित करना है। एक भाग है खर, एक भाग होगा खर, तो दूसरा भाग अगर आपको बोलना है तो कैसे बोलेंगे? हर्ष। हर्ष। खर्ष। अयवरट के हा से लेकर के जबगड़दश के श, ठीक है। समझ में आया आपको? समझ में आया ना? तो अब मतलब कि हर्ष और खर इन दो प्रत्याहारों में सभी के सभी व्यंजन आ जाते हैं। अगर हम व्यंजनों को दो भागों में विभाजित करें तो एक में हर्ष में सारे व्यंजन आ जाएंगे और एक खर में सारे व्यंजन आ जाएंगे। समझ में आया आपको? अब हमने खर परे होने पर तो हमने सीख लिया, खर परे होने पर सीखा कि नहीं सीखा हमने, बताइए। अब हम सीखेंगे हर्ष परे होने पर। क्या सीखेंगे? हर्ष परे। और हर्ष परे होने पर ये जो झंझट कराया ना इन्होंने, इतना सारा झंझट, ये झंझट नहीं होगा हर्ष परे होने पर, ठीक है। हर्ष परे होने पर आपको एक ही चीज समझनी है, आप समझते वो क्या होगा, ठीक है। अब देखिए, अब हम हर्ष को निमित्त पहले पढ़ने से पहले एक सूत्र आता है, सूत्र है हमारा सूत्र अतोरोरप्लुते, ठीक है। सूत्र क्या है, मैं इसको नोट कर लेता हूं। सूत्र देखिए, सारे सूत्र आपके ऐसे इंपॉर्टेंट सूत्र हैं जो आपके जीवन में लगेंगे संस्कृत पढ़ते समय। सूत्र क्या है? अतो रो रप्लुता दप्लुते। बोलिए एक बार। अतो रो रप्लुता दप्लुते, ठीक है। अतो रो रप्लुता दप्लुते, ठीक है। ये सूत्र है आपका, ठीक है। समझ में आया सभी को? हाँ। अब देखिए, इसका हिंदी अर्थ लिखिए। सबसे पहले आप लोग हिंदी अर्थ लिखिएगा, जो जो लिखते हैं वो लोग हिंदी अर्थ लिखिएगा कि ह्रस्व आकार से परे, ह्रस्व आकार से परे रू के स्थान पर, ह्रस्व आकार से परे रू के स्थान पर उ आदेश होता है। ह्रस्व आकार से परे रू के स्थान पर उ आदेश होता है, ठीक है। ह्रस्व आकार परे होने पर, ह्रस्व आकार परे होने पर। लिख लिया आपने सूत्र का अर्थ सभी ने? इसमें देखिए, हर्ष आकार परे होने पर रू के स्थान पर उ होता है, ठीक है। अब देखिए, मैंने इसमें आपको बताया कि जो रू के पूर्व में भी ह्रस्व आकार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? रू के पूर्व में भी ह्रस्व आकार होना चाहिए और रू के बाद में भी ह्रस्व आकार होना चाहिए, तब इस सूत्र की प्रवृत्ति होगी, वरना नहीं होगी। समझ में आपको? तब इस सूत्र की प्रवृत्ति होगी, वरना नहीं होगी। ये सूत्र, ठीक है। समझ में आपको? अब इसका उदाहरण समझते हैं, ठीक है। ध्यान समझिएगा। शब्द है आपका रामस, ठीक है। रामस। अब आपका शब्द आया अस्ति। क्या आया? अस्ति, ठीक है। अब देखिए, जैसे आपने देखा सा को, देखा आपने, तुरंत बाद में सा को देखते ही आपके मन में क्या आया? ससजुषो रू, रू होगा, ठीक है। तो रू कर दिया आपने, रू होकर के क्या हो गया? अब इसके स्थान पे रू हो गया और रू में क्या बचा? रा बचा। क्या बचा? रा बचा। अब आपने सोचा खर बसाने में विसर्जनीय लगाऊं, यहाँ खर बसाने में विसर्जनीय लग सकता है क्या? नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। तो कह रहे हाँ बिल्कुल सही बात भैया आपकी, खर नहीं है तो कैसे लग जाएगा? तो कह रहे और फिर क्या होगा? तो कह रहे हैं अब सूत्र हमने जो पढ़ा अतो रो रप्लुता दप्लुते, वो क्या कहता है उसको? वो शब्द क्या उसकी? ह्रस्व आकार परे और पहले होना चाहिए।
जो मैंने लिखवाया उसे बोलिए। रस्व आकार से परे के स्थान पर उ होता है। आदेश होता है रस्व आकार परे होने पर। हो जाएगा। ठीक है, पहले अब देखिए यहाँ पर रस्व आकार से परे, रस्व आकार राम में माँ के बाद में अ है कि नहीं है कि नहीं, देख ले सबने। रस्व आकार से परे रू के स्थान पर उ होता है, रू के स्थान पे उ कर देंगे हम, पर कब होना चाहिए? रस्व आकार के परे होने पर। समझ में आया आपको? अर्थात जब दो ह्रस्व आकार के बीच में रू होगा, उस रू को क्या हो जाएगा? उ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उ हो जाएगा। अब रा को उ कर दो तो उ हो गया। क्या सूत्र याद रखिएगा? ह्रस्व आकार से परे रू के स्थान पर उ होता है ह्रस्व आकार परे होने पर। या तो ये कहिए परे होने पर, या फिर ये कहिए कि दो ह्रस्व आकार के बीच में रू आए तो उस रू को उ होता है। ठीक है, अब जब आ और उ मिला तो कुछ प्राप्त है क्या? आ और उ दो स्वर मिल रहे हैं। ओ प्राप्त। गुण प्राप्त है। गुण संधि, गुण संधि अधगुण से, आध गुणा से गुण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आध गुणा से गुण से गुण हो जाएगा। गुण हो जाएगा। ठीक है, तो गुण होकर क्या बन गया आपका? रामो। क्या बन गया आपका? रामो। अब देखिए ये जो ओ है ये पद के अंत में है कि नहीं है? अंत में हाँ है, पद के अंत में है कि नहीं है? बिल्कुल। एक सूत्र है इंगह पदांता दति। सूत्र क्या है? ना पड़ेगा आपको। हाँ आप लिख दीजिए नजर, वो विग्रह हो जाएगा। हाँ, इंगह पदा इंगह पदांता दति। अब इसको एक बार उच्चारण करेंगे रमेश महोदय। इंगह पदांता दति, मैंने विसर्ग का उच्चारण किया, अब आप दूसरा उपदमानी का उच्चारण करके बताइए। ठीक है, इंगफ पदांता दति। समझ में आया महोदय? इंगफ पदांता दति। ठीक है, इंगफ पदांता दति। कैसे बना? इंगस शब्द था। क्या शब्द था? इंगस। इंगस शब्द था, ससज शुरू से रुआ, इंगर बना, और इंगर बनने के बाद खर बसाने में विसर्जनीय से उसको विसर्ग हो गया। इंगह बना, और इंगह बनने के बाद में सूत्र आया कुप्वोह कपौचा। कुप्वोह कपौचा से क्या हो गया? एक पक्ष में विसर्ग, दूसरे पक्ष में उपदमानी। तो जब विसर्ग होगा तो इंगह पदांता दति, और जब होगा तो उपदमानी। समझ में आपको? देखिए सूत्र में घट गया ये आपका जो पढ़ाया मैंने भी आपको। ठीक है, ये सूत्र कहता है पदांताद कि पदांत, अब लिखिए पद के पदांत ए ओ से परे, पदांत ए ओ से परे एकार और ओकार। ठीक है, उससे परे क्या कहता है ये कि पदांत ए ओ से परे। पदांत ए ओ मतलब पद के अंत में ए और ओ हो। क्या हो? ए और ओ। और उसके बाद में भी ह्रस्व आकार आया। उसके बाद में क्या आया? ह्रस्व आकार। ह्रस्व आकार आया, तो ह्रस्व आकार पर क्या हो जाएगा? उसको पूर्व रूप हो जाएगा। क्या हो जाएगा उसको? पूर्व। मतलब ओ और आ के स्थान पर क्या हो जाएगा? पूर्व रूप होकर के ओ बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ओ बन जाएगा। तो बन जाए। अब जब ओ और आ के स्थान पे हमेशा याद रखिए, तो बन गया आपका रामोस्ती। शब्द यही है, रामोस्ती। अब क्या हुआ कि लोगों को धीरे धीरे व्याकरण का लोप होने लग गया, तो चिन्ह लगाने लगे एक, कि ताकि यहाँ पर ज्ञान हो सके कि यहाँ पर इंगह पदांता दति सूत्र लगा है। तो उसके लिए सूत्र वो चिन्ह लगाने लगे अवग्रह का। हम इसको जो आ मानते हैं ना, ये जो हम कहते हैं ना आ, रामो अस्ति, इसको जो आ कहते हैं, इसको क्या हो जाता है? इस सूत्र के द्वारा पूर्व रूप हो जाता है। क्या हो जाता है इसको?
पूर्व रूप। आ के स्थान पे पूर्व रूप हो जाता है, इसलिए आ का उच्चारण नहीं होता है, फिर आ का उच्चारण नहीं होता है। ठीक है, पर हमको ये पता लग सके कि पहले यहाँ पर आ था, इसलिए हम खंडाकार लगाते हैं। क्या लगाते हैं हम? खंडाकार। ठीक है, अब ये आपने सीख ली प्रक्रिया। क्या सीखा आपने? ध्यान से फोकस करके समझिएगा, पढ़ चुके हैं, अब मैं दोबारा बता रहा हूँ। ठीक है, यही प्रक्रिया होगी। आपको अतोर से दो आ के बीच में ऊ बिठाना है, ऊ को आध गुना से गुण करना है, और गुण करने के बाद में रस्व आ मिलेगा तो उसको क्या करना है, एक पदांत से पूर्व रूप करके खंडाकार डाल देना है बीच में। ठीक है, अब ध्यान समझिए, आपको कोई भी शब्द मिलेगा उसको आप रू करेंगे। रामस, रामस में सा को रू किया तो रू के पूर्व में आ है कि नहीं है? आ है। बालकस, ठीक है, मतलब कि आप उसके पूर्व में आ कब मिलेगा? जब आप अकारांत शब्द से सा प्रत्यय लगाए, सु प्रत्यय लगाओगे, है कि नहीं है? यदि आप हरिस शब्द से, हरिस, हरि से, हरि हमारा क्या इकारांत है, हरि से यदि सु लगाओगे तो सा लग गया, तो अब आपको पूर्व में आ है क्या? नहीं है। इसका मतलब कि उस सा से पूर्व में आ होना चाहिए, अर्थात अकारांत शब्द होना चाहिए। क्या समझिए? अकारांत प्रातिपदिक। ठीक है, और उसके बाद में ऐसा कोई शब्द हो उस सा के बाद में जिसमें आगे ह्रस्व आ हो। क्या हो? जिसमें बहुत सारे शब्द होते हैं, अस्ति, अभवत, होते हैं ना, अस्ति, अभवत, अगच्छत, अट का आगम, अट के आगम वाले लंग लकार के रूप लगा दीजिए आप, सब में आ ही मिलेगा आपको, ह्रस्व आकार, है ना। तो रामोस्ति आपको ही करना है, दो आ के बीच में रू मिलेगा तो रू को ऊ करना है, आध गुना से गुण करना है, और गुण करने वाले उसको क्या करना है, एंगह पदांत से पूर्व रूप करना है। ठीक है, यदि आपको किसी श्लोक में खंडाकार दिखे तो ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपको ए और ओ के बाद में ही खंडाकार मिलेगा, ए और ओ के बाद में ही आपको खंडाकार मिलेगा, उसके अलावा कहीं नहीं मिलेगा। ये होमवर्क आप चेक कर सकते हैं कहीं पर। महोदय जी, जिससे हम लोग बोलते हैं कोपी, कोपी के बीच में खंडाकार रहता है, और कापी के बीच में भी तो खंडाकार रहता है। आप देखिए, मैं कोई बताता मैं कहीं कहीं पर वो लोग आ के लिए भी लगा देते हैं। किसके लिए? आ के लिए। जैसे कहा, कापी कहते हैं कोई, कापी। ठीक है, तो वहां पर भी खंडाकार लगा देते हैं वो। ठीक है महोदय। अब मनीष महोदय, ए का कुछ उदाहरण है, ए और ओ आपने बोला तो ओ का हमने किया, लेकिन ए का कुछ उदाहरण दे सकते हैं? राम में कुछ करते हैं? बिल्कुल, आपको, आप उसकी टेंशन मत लीजिए, देखिए आपको दिखाते हैं एक का उदाहरण। क्यों कापी के बाद खंडाकार तो व्याकरण की दृष्टि से गलत है ना? क्या कापी ना, कापी के बाद जो है खंडाकार लगा, उसका कोई अलग सूत्र होगा। एक मिनट, कहा प्लस अपी, एक मिनट, कहा प्लस अपी, कॉपी बनना चाहिए, कापी शब्द गलत है। नहीं, का प्लस अपी। अच्छा, का प्लस अपी तो है। हाँ, तो का प्लस अपी, वहां पर काहा शब्द होता है, कहा कऊ काहा, काहा कऊ काहा। अब काहा में वहां पर क्या हो जाएगा, यकार का लोप हो जाएगा, अगर स्वर्ण दीर्घ से दीर्घ हो जाएगा। एक पक्ष में कापी बनेगा और दूसरे पक्ष में आपका कायपी, कायपी। ठीक है, तो अभी समझेंगे। ठीक है आपको, तो वहां पर खंडाकार इसलिए देते हैं ताकि वहां पर पता लग सके कि यहाँ पर पहले पूर्व में आ था। ये जो आपको खंडाकार होता है ना, इसका मुख्य प्रयोजन यही है कि यहाँ पर ये दर्शाता है कि यहाँ पर पूर्व में आ था। क्या था? पूर्व में आ था। ठीक है, यही है इसका। वने अस्मिन क्या शब्द है? शब्द है आपका वने अस्मिन। वने में वने आपका पद होता है कि नहीं होता है? पद वने सप्तमी विभक्ति है। हाँ। सप्तमी विभक्ति में जहां भी आपको वने मिला, वने पद है हमारा सप्तमी विभक्ति का एक वचन, वने, रामे। ठीक है, अब उसके बाद में शब्द आया अस्मिन। क्या शब्द आया? अस्मिन। तो वने में जो ए है वो पद के अंत में है कि नहीं है? है, पद के अंत में है। और उसके बाद में जो आ आया उसको क्या जाएगा, उसको पूर्व रूप हो जाएगा, मतलब वो उसमें ए के अंदर समाहित हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? वनेस्मिन। वनेस्मिन। अब वनेस्मिन ही कहना चाहिए था, पर लेकिन क्या हो गया, अब वो वनेस्मिन में खंडाकार लगा दिया हमने। ठीक है महोदय। हाँ, खंडकार को अवग्रह चिन्ह भी कहते हैं।
खंडाकार अवग्रह कहिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। अवग्रह, अब क्यों मैं अवग्रह कह के बोल दूंगा, ठीक है। विष्णु प्लस अवा में, ठीक है, विष्णु, ठीक है, इसमें विष्णु बन गया आपका, क्या है, विष्णु प्लस अवा, तो क्या हो गया, विष्णु बन गया, क्या बन गया, विष्णु, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, ये आपने इंगा पदांत का उदाहरण समझ लिया। अब हम उनको उदाहरण देखते हैं, जैसे आप सूत्रों, एक बार उसमें देखते हैं, कोई गीता की, जब तक मैं पढ़ा रहा हूँ तब कोई गीता की ऐसी पीडीएफ ढूंढिए जिसमें एक सब लाइन से श्लोक हो, मतलब उसका संधि, हमें कोई अर्थवर्थ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ श्लोक हो उसमें, ठीक है। ऐसे कोई पीडीएफ देख लीजिए, कोई जो, हाँ ठीक है, जिनको समझ में आ रहा हो, खाली हो थोड़ा। तो अब ये देखिए, क्या देखना है गीता में? खाली हो तो कोई नहीं देखेगा। अच्छा, नहीं, आप बताइए क्या देखना है गीता में? जैसे मतलब होता है गीता में, आप चलिए आपका होमवर्क ले लेते हैं, ठीक है। आपका होमवर्क ये है कि आप गीता में यदि आपको कहीं पर खंडाकार दिखे, क्या दिखे कहीं पर, खंडाकार, उस खंडाकार के पूर्व में ए या ओ होगा, ए या ओ होगा, तो आपको वहां पर इंगः पदांतरति सूत्र की प्रवृत्ति करके देखनी है, और वहां पर उस शब्द को अलग करके भी देखना है, ठीक है। जैसे वनेस्मिन हो गया, वनेस्मिन आपने देखा खंडाकार है, और उसके पूर्व में या तो आपको ए मिलेगा अथवा ओ मिलेगा, तो आपको उसको अलग करके देखना। तो वने अस्मिन, एक कहानी सुनाऊं महोदय? हाँ हाँ, हमारे गुरुजी ने सुनाई थी। एक व्याकरण के पंडित थे बहुत बड़े, तो कुछ कपटी लोगों ने उनकी जमीन हड़प ली। अब जब जमीन हड़प ली तो उसके बाद क्या कहते हैं, क्या भैया आप देख लो, बात करो। अब देखिए, अब वो विद्वान थे व्याकरण के बहुत बड़े, अब उनके साथ क्या करा कि कपटी लोगों ने धोखाधड़ी से उनकी जमीन छीन ली। अब जब वो गए एडवोकेट के पास, तो उन्होंने कहा सीधा कि भैया तुम्हें तो झूठ बोलना पड़ेगा, तुम्हें झूठ बोलना पड़ेगा, तभी तुम्हें जमीन मिल पाएगी, वरना नहीं मिल पाएगी। तो उन्होंने कहा कि अरे मैं इतना अच्छा मतलब ब्राह्मण हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता, ब्राह्मण झूठ कैसे बोल सकता है, मैं अपनी जमीन पाने के लिए झूठ कैसे बोलूं। तो कह रहे हैं कि चलो अगर तुम झूठ बोल भी लो, पर लेकिन मैं गीता के ऊपर हाथ रख के तो कभी झूठ नहीं बोल सकता। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने व्याकरण बुद्धि अपनाई अपनी। वो गए जज के पास, और जज के पास जाके उन्होंने कहा, राम जाने सत्य बोलूं, राम जाने सत्य बोलूं, इंगः पदांतरति। क्या बोला, राम जाने सत्य बोलूं, इंगः पदांतरति। अब देखिए उन्होंने क्या करा, राम जाने असत्य बोलो, ठीक है, और असत्य शब्द था, असत्य। अब उन्होंने दोनों को जोड़ दिया तो क्या बन गया, इंगः पदांतरति लगाकर इस प्रकार कर दिया, राम जाने सत्य बोलूं, इंगः पदांतरति। अब सबको क्या सुनाई दे रहा है, सब बताइए, सबको क्या सुनाई दे रहा है कि राम जाने सत्य बोलूं, और वो बोल क्या रहे हैं, वो कि राम जाने असत्य बोलूं, कि राम भगवान जानते हैं कि मैं असत्य बोल रहा हूँ, ठीक है ना। तो पाप भी नहीं लगा उन्हें, और उन्होंने सब कुछ हो गया। तो राम जाने सत्य बोलूं, इंगः पदांतरति। ये कहानी हम किसी व्यक्ति को समझाएंगे, वो नहीं समझेगा। कौन समझ सकता है, जो व्याकरण पढ़ रहा हो, है ना महोदय, वही व्यक्ति समझ सकता है जो व्याकरण पढ़ रहा हो। इसलिए हमें गुरुजी ने सुनाई, तो मैंने आपको सुना दी, ठीक है। उर्दू में भी एक तो ऐसा कहा गया ना, नुक्ते की हेर फेर से खुदा से जुदा हो जाता है। अब वो उसका पता नहीं, पर लेकिन राम जाने सत्य बोलूंगा तो सुना है, ठीक है। बिंदी ऊपर नीचे होने से होता है, हाँ, वो उसको नुक्ता बोलते हैं उर्दू में। हाँ, तो हो जाता है। प्रवृत्ति समझ में आई आपको? अब देखिए, एचो यवा यावह कैसे बना, शब्द क्या है, एचो यवा यावह, एचो है। अब उसको क्या है, उसमें एचो यवा यावह, आप अयवा यावह कहते हैं ना, कुछ लोग गलत कहते हैं, एचो यवा यावह, यवा। अब उसको होता क्या है, अगर उसको अलग करेंगे तो एचह अयवा यावह, एचह अयवा यावह।
ठीक है। अब देखिए एचस प्लस अयवा यावह, एचस प्लस अयवा यावह। अब एचस में एचस शब्द है आपका, ठीक है, और अयवा एचस प्लस अयवा यावह। अब देखिए सबसे पहले मेन शब्द कहीं पर भी विसर्ग बोलते हैं तो पहले तो सा ही होता है, वो बाद में तो जाके वो कन्वर्ट होता है। तो एचस हुआ, ससजुषो रू से उसको रू कर दिया, ठीक है। अब सप्तमी व्यक्ति में एचस बनता है, सप्तमी व्यक्ति में, षष्ठी व्यक्ति में क्या बनता है? एचस। एचस सा के स्थान पर रू कर दिया, रा बचा, और रा के स्थान पर अब जब हम इसमें जोड़ेंगे तो रा को क्या हो गया? अब देखिए पूर्व में भी आ है और बाद में भी आ है कि नहीं है? तो जब दो आ के बीच में रा आता है तो रा हम क्या करते हैं? रा को ऊ कर देते हैं, और ऊ करने के बाद क्या होगा? वही जैसे बताया मैंने आपको, ऊ कर दिया, आज गुना से गुण होकर ओ हो गया, ठीक है, ओ हो गया, और एंगा पदांत से क्या हो गया? इसको पूर्व रूप होकर एचो यवा याभा बन गया आपका। समझ में आया महोदय? था पहले क्या? एचह था, आपको कुछ नहीं करना है, आपको ओ की जगह विसर्ग बोलिए, आहा आहा बोलिए, ठीक है। तो एचह अयवा यावह, एचह अयवा यावह। अब आपको कुछ दिखाता हूं मैं, तो आप समझ बताइएगा, ठीक है। महोदय, गीता के पहले अध्याय के 13वें श्लोक में है शब्दस्तुमुलो भवत्। तुमुलो, तुमुलहा शब्द होता है, तुमुलहा। हाँ, तुमुलहा शब्द उसके सामने भवत है। हाँ जी, अभवत होगा, तुमुलो अभवत होगा, अभवत रहेगा, तुमुलहा अभवत रहेगा। हाँ, तुमुलहा अभवत, तुमुलहा अभवत। तो लहा में जो ला में आ है कि नहीं है? आ है, और रू के स्थान पर ऊ कर दिया, ओ कर दिया, तुमुलो बन गया, और उसके बाद में अभवत है, आ है, उसको क्या कर दिया? पूर्व कर तुमुलो भवत बन गया। क्या बन गया? तुमुलो भवत। अब आप सभी लोग घटाइएगा। 21वें सूत्र में भी है में अच्युतः, मेच्युतः, मेच्युता, में अच्युतः, मेच्युता, ठीक है। 15वें अध्याय में भी है यतन्तो अप्रकृतात्मानो जगद्भासः। मैं जो बता रहा हूँ आपको, आपको ये घटाना है, ठीक है ना? ऐसा नहीं मतलब कि बेफालतू में आप विसर्ग संधि करके, विसर्ग संधि बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है ना? इसलिए अब देखिए यहाँ पर हलो नंतराह शब्द है, हलो नंतराह संयोग। अब ये बताइए, अब मैंने जो पढ़ाया उसके हिसाब से यहाँ पर अगर संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा? हलह अनंतराह। और यदि हलह में भी कहेंगे, मूल क्या होगा? हलस। उसको क्या किया आपने? दोनों को ऊ बना दिया, ऊ बैठा दिया दोनों के बीच। पहले शुरू से रू किया, हो गया, फिर उकार को फिर उकार आदेश हुआ, कर दिया, फिर आध गुणा से गुण कर दिया, आध गुणा से गुण कर दिया, और फिर पूर्व करके एंगा पदांत से पूर्व करके हलो नंतराह शब्द बन गया। हलह अनंतराह, हलो नंतराह। मुखनासिका वचनः, मुखनासिका वचनः। अब वचन शब्द होता है, वचन अकारांत है, इसके बाद में सा आया तो वचनः शब्द भी अकारांत ही होगा। अब अनुनासिक भी आ आया, बाद में आ आया, तो दो आ के बीच में जैसे ही सा मिला, सा को क्या हो गया? ऊ, रा को रू हुआ, रू को ऊ हो गया, ठीक है। सा को रू कौन करेगा? ससुर रू, और रू को ऊ कौन करेगा? अतोर। ओ बनने के बाद में एंगा पदार्थ लगा तो मुख नासिका वचनो नासिका, ठीक है। अपने ईद संज्ञा में भी आता है उपदेशे जनुनासिक, उपदेशे, पर वहां पर ए है, इसका मतलब वहां पर उपदेश मतलब उपदेश में सप्तमी विभक्ति है, वहां पर एंगा पदांत लगेगा, पर लेकिन वहां पर महोदय उपदेशः शब्द नहीं है वहां पर, ठीक है ना। अगर उपदेशः होता तो क्या रूप बनता? उपदेशो। क्या बनता? उपदेशो, ठीक है। अब और देखिए, और कहाँ है, दिखा रहे थे, हाँ, स्थाने अनंतरावा, स्थाने अनंतरतमः, तो स्थानेंतरतमः, ठीक है। अलह अंत्यस्य, अलह दिख रहा है आपको सभी को? हाँ। अलह, अरे कहाँ गया?
अलह अंतस्य अलोन्त्यस्य, ठीक है महोदय। स्थानिवदादेशः, स्थानिवत् आदेशः अनल विधौ, क्या है? अनल, ठीक है महोदय। स्थानिवदादेशः, आदेशः शब्द होता है, उसको आदेशो बन गया, और आदेशो के बाद में अनल था, उसको जोड़ करके आदेशो नल, आदेशो नल बन गया, ठीक है महोदय। और देखिए अलो अलह मिदचः, अलोंच्यादिति, ये बताइए मिदचः अंत्यात् परः, मित अचः अंत्यात् परः, समझ में आया महोदय कैसे बना? ये आपको मैंने बताया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको बस ज्यादा कुछ नहीं करना है। सा मानना है, सा को रू कर दो, रू को ऊ कर दो, जब पूर्व में दोनों रू के बाद में दोनों में आ हो, और ऊ को ओ कर दो, और ओ को इंग का पदार्थ से पर रूप कर दो, ठीक है महोदय। क्लियर हो गया आपका? अब कहेंगे रामो राजमणि सदा विजयते में, तो वहां पर रामो है, पर वहां पर तो बाद में अ नहीं है, तो कैसे कर रहे हो आप? कह रहे हैं उसके लिए दूसरा सूत्र है। क्या सूत्र है? दूसरा सूत्र है। क्या सूत्र है? हशीचा। क्या सूत्र है महोदय? इसकी शर्त ये है, आप लोग अपने आप ऐड कर लीजिएगा। जैसे हमने पूर्व में पढ़ा था अतोर और अप्लुते, उसमें हम कहते हैं ना अपरे होने पर, क्या कहते हैं? ह्रस्व अपर, ह्रस्व अपरे होने पर। अब आपको वहां पर जोड़ना है हर्ष परे होने पर। क्या जोड़ना है? हर्ष परे। अर्थ बनता है ह्रस्व आकार से परे, रू को ऊ होता है हर्ष परे होने पर। क्या अर्थ बनता है? एक मिनट यार, लिख लेने दीजिए बात। हाँ लिख लीजिए महोदय। ह्रस्व आकार से परे, रू को ऊ होता है हर्ष परे होने पर। हर्ष, हर्ष माने हर्ष प्रत्याहार, ठीक है महोदय। अब हर्ष प्रत्याहार में मैंने मतलब समझाया था भी आपको, थोड़ा सा पता ही होगा आपको कि खर मतलब, खर में तो हमने पढ़ लिया, अब हर्ष में क्या करना है, तो हर्ष में ये समझे आप, ठीक है। कब करता है ये सूत्र? जब पूर्व में आ हो, पूर्व में क्या हो? पूर्व में आ हो और बाद में हर्ष हो, ठीक है। उदाहरण देख लेते हैं पहले, सबसे पहले रामो राजमणि कर लेते हैं, ठीक है ना। रामः राजमणि, राज ले लेता हूँ मैं, केवल राज ले लेता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, राज, ठीक है। अब उसमें मणि जोड़िए, कुछ भी जोड़िए। अब यहां पर देखिए सा को हमने क्या करा? सा को रू करा। क्या करा महोदय? सा को रू किया, रू में ऊ की संज्ञा करी, रा बचा। अब रामर प्लस राज बना, ठीक है। अब सूत्र हमने क्या लगाया यहाँ पर? सूत्र लगेगा यहाँ पर हशीचा। सूत्र क्या लगेगा? हशीचा। अर्थ क्या लिखा है आपने? ह्रस्व आकार से परे, रू को ऊ होता है हर्ष परे होने पर। अब ये बताइए, ये हर्ष, हर्ष में रा आता है कि नहीं आता है? आता है। अब इसको समझे कैसे? एकदम से देखते कैसे पता लगे कि ये हर्ष में आता है कि नहीं आता है? तो आपको केवल इतना करना है, द्वितीय प्रथम और तीनों शकारों को छोड़ देना है। द्वितीय प्रथम और तीनों शकारों को छोड़ करके यदि कोई व्यंजन है तो वो हर्ष में आता है। समझ में आया मुझे? हेलो, इसका मतलब 3, 4 और 5 ना सर? 3, 4 और 5 हो गए। 3, 4, 5 अंतस्थ, ठीक है, और अंतस्थ भी आते हैं, क्योंकि मैंने तो किसी को छोड़ने के लिए बोला है, श को छोड़ने के लिए बोला, और द्वितीय प्रथम, ठीक है। तो द्वितीय प्रथम को छोड़ेंगे, द्वितीय प्रथम को छोड़ेंगे तो 3, 4, 5 आ जाएगा, और श को छोड़ेंगे तो अंतस्थ आ जाएगा, और क्या आ जाएगा? हा आ जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए, केवल इस प्रकार समझिए, द्वितीय प्रथम और तीनों शकारों को छोड़कर यदि कोई व्यंजन है तो वो हर्ष में आता है, ठीक है महोदय। द्वितीय प्रथम और तीनों शकार को छोड़कर कोई व्यंजन है तो वो हर्ष में आता है। तो अब क्या हो गया? रा को ऊ हो गया। क्या हो गया? ऊ हो गया। और ऊ होने के बाद क्या होगा बताइए? ओ हो जाएगा। ओ हो जाएगा। तो रामो राजमणि सदा विजयते बना आपका। कैसे बना? हर्षिचा। पूर्व में ह्रस्व आ होना चाहिए और बाद में क्या होना चाहिए?
हर्ष वर्ण होना चाहिए, हर्ष। ठीक है, समझ में आया आपको? अब इसका एक उदाहरण देख लें कैसे बनेगा। मैंने भेजा है कई सारे, मैं देखता हूँ ग्रुप पे। इसमें अवग्रह का चिन्ह भी नहीं लगेगा ना, तो है ही नहीं अकार को। अब देखिए, वो तो इंग पदांतगत इसके लिए होता है ना। अभी एक चीज देखिए, अब आपको हर्ष प्रत्याहार में एक एक का उदाहरण दिखा रहे हैं, ठीक है ना। हा पर में मिला, रामः शब्द था, रामो बन गया, रामो हसती। बालः शब्द था और याति बाद में आया तो क्या बन गया, बालो याति। शिवः शब्द था, शिवः मतलब शिवस। ये शब्द क्या थे पहले, रामस, बालस, शिवस, बालस, बुधस, बालस, मूर्खस, जनस, सब ये शब्द थे। इनको बन गया अब शिवो वंद्यः। क्या बन गया, कैसे बन गया आपको पता लगा। शिवस था, सा को रू किया, हशीचा से रू को ऊ कर दिया और ऊ को आत्मा से करके शिवो बन गया। ठीक है, इसी बार बालो, बुधो, बालो लिखती, वो बालो रोती, बुधो लिखती, बालो यकारम पश्यति, मूर्खः मूर्खो मुह्यति। अगर इसके पढ़ने के बाद भी यदि आप इस प्रकार लिखेंगे मूर्खः मुह्यति, यदि आप लिखेंगे ना तो ये गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा महोदय, गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा गलत, क्योंकि ये सूत्र नित्य कार्य करते हैं, ठीक है ना, ये अलग कार्य नहीं करते हैं, ये नित्य करते हैं, इसलिए आपको मूर्खो मुह्यति कहना पड़ेगा। ठीक है महोदय, क्लियर है आपको। ऐसी न पर होने पर जनोंगादि शब्दम न विन्दति, नो के पर कोणोपदेशा प्रदेशो धातु। यहाँ पर भी देखिए नोपदेशः क्या है, नोपदेशः उपदेश शब्द का ना, उपदेश, तो उपदेशः था, उसको बाद में ध मिला, मतलब ध घर में नहीं आता, मतलब हर्ष है, तो उसको उपदेशो बन गया। क्या बन गया उसको, उपदेशो। कैसे बना, सा को रू किया, रू को ऊ कर दिया और ऊ को गुण करके ओ बना लिया। ठीक है, इसी बार सूर्यो भाति, घोड़ा घोड़िनो घोड़ा। ठीक है मतलब समझ में आया सभी को। और उच्चारण भी हमेशा ओ का करना पड़ेगा, ओ का ही करना पड़ेगा वहां पे, क्योंकि संधि करने के बाद में जो शब्द बनता है हमें उसका उच्चारण करना पड़ता है। सर ये जरा गण में प्रेषित कीजिए ना। नहीं ये गण में मैं भेज दूंगा सब कुछ आपको। ठीक है, अभी क्लास चल रही है तो इस वजह से और देखिए जैसे मतलब आपको कहीं सूत्र में देखता हूँ मैं, कहीं आपको सूत्र में मिलता है। अब देखिए अदसो मात आया, क्या शब्द है, अदसो मात। आप जब आप पढ़ेंगे ना आप, तो आपको पद के अंत में कहीं भी ओ नहीं मिले, मतलब ओ नहीं मिलेगा खाली। अगर ओ मिल रहा है, जैसे अदसो पद के अंत में ओ मिल रहा है, तो यहाँ पर पहले अदसह ही होगा। क्या होगा, अदसह मात और अदसस मात, अदसर मात, अदसु अदसा प्लस उ मात, अदसो मात बन गया। ठीक है, और देखते हैं आगे चल के। इको गुण वृद्धि क्या शब्द है, इको गुण वृद्धि। अब क्या होगा यहाँ पर, गुण वृद्धि। समझ में आया, इकहा को इको कैसे बन गया, क्योंकि बाद में ग है और ग आपका खर में आता है क्या, हर्ष में, हर्ष में आता है, मतलब खर में नहीं आता, इसका मतलब हर्ष में आता है। और जो चीज हर्ष में आएगी वो खर में नहीं आएगी, अपोजिट है दोनों, है ना, क्लियर है। तो अब और देखिए थे इको झल, इकहा झल। ठीक है, इको बन गया उसको। यमः गंधने, यमः गंधने, यमो गंधने। आप इसको खोलेंगे भी ना सूत्र को, आपको यमः ही मिलेगा। ठीक है, और रलो विपदाद, रलह विपदाद, रलह विपदाद। ठीक है महोदय। ह्रस्व नपुंसके प्रातिपदिकस्य क्या है, ह्रस्वः नपुंसके,
ह्रस्वः नपुंसके। समझ में आया महोदय? अब कुछ तो घट रहा है आपको। जी। हाँ, और मुझे घट रहा है तो सभी को घट ही रहा होगा। सबको। माता जी कहती हैं कि माता जी क्लास में जो सबसे कमजोर व्यक्ति होता है माता जी उसको टारगेट बना के पढ़ाती हैं। यदि वो समझ गया अब आप मुझे पढ़ा दिया करे बस। तो सब समझ गए, माता ये कहती हैं। तो देखिए भूवादयो धातुवा, तो भूवादयो है, वरना होना क्या चाहिए? भूवादयः। ठीक है, जैसे भूवादी, भूवादी इकारांत की तरह रूप चलेंगे, जैसे हरिहि, हरि हरयः, भूवादी, भूवादिः, भूवादी, भूवादयः। ठीक है ना? अब आपको इतना उदाहरण तो बहुत है, अब आप देख सकते हैं अपने आप ही। यहाँ उदो नूर्ध्व कर्मणि में क्या था? उदह अनूर्ध्व कर्मणि, क्या है? क्रीडो क्रीडः अनुसंपरिभ्यश्च, क्रीडः अनुसंपरिभ्यश्च। समझ में? समोगम आंगो यमहना, आंगः यमहनः, समोगम रिच्छि में समः गम रिच्छि ये। ठीक है, समझ में आपको? ठीक है, इतने उदाहरण बहुत है। अभी किसी का कोई प्रश्न है तो वो पूछिए। अभी वैसे आज का आपको समझ में आया कि नहीं आया आपको? जी, बहुत बढ़िया था। बहुत अच्छे से समझे अभी। जी जी महोदय, ये अभी तो व्यंजन कवर हो गया दोनों सूत्र में, तो स्वर के लिए अलग सूत्र आएगा। हाँ, स्वर के लिए अभी व्यंजन कंप्लीट कवर नहीं हुआ है। अभी आपने बाद वाले को निमित्त मान करके कवर कर लिया। अब मान लीजिए हरिस हो गया, हरिस, हरिस प्लस गच्छति आ गया, तब क्या करेंगे आप? बाद में तो गच्छति के लिए आप पढ़ चुके हैं, गा के लिए, हर्ष के लिए, पर आपने पूर्व में केवल आ के लिए ही तो पढ़ा है, केवल ह्रस्व आ के लिए। अच्छा। अभी आपको पूर्व के साथ, पर के साथ पूर्व में भी आपको विचार करना है। पूर्व के लिए सूत्र आएगा आपका भो भगो अघो अपूर्वस्य। ये का आपका लास्ट सूत्र है। आपको, आप लोग के पास टाइम है क्या? जी सर, कराइए। हाँ जी, टाइम बताइए। ठीक है, सूत्र है आपका भो भगो अघो अपूर्वस्य योषि। सूत्र क्या है? भो भगो अघो अपूर्वस्य योषि। ठीक है, समझ में आपको? एक मिनट सर, लिख लेने दीजिए। हाँ लिख लीजिए, संख्या भी लिख लिया करें। ठीक है ना सभी लोग? लिख लिया? अब आपका थोड़ा सा दिमाग खराब करूंगा आपका, कि जो आपने पढ़ा है उसको फिर अब आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा। ठीक है, आपको पढ़ा तो है, आपने सही पढ़ा है आपने, पर थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा इस सूत्र को पढ़ने के बाद में। अब देखते हैं कंफ्यूजन होता है कि नहीं होता है। सूत्र आपका भो भगो अघो अपूर्वस्य योषि, यह अशी योषि। क्या बन गया? यह अशी योषि। किस सूत्र के द्वारा बना? वही वाला। तो जो आपको ऊ किया, ऊ को फिर आ किया, ओ को ओ किया और ओ को पूर्व करके ओ योषि बन गया आपका। ठीक है, यहाँ देखिए यह अशी। ठीक है ना, लिखा है ना? हाँ, चादयः असत्वे, चादयः असत्वे। ठीक है, अब देखिए ये सूत्र को पहले इसमें 3 शब्द पढ़े गए, भोस भगोस अघोस। इनको अभी नहीं करते, इनकी चर्चा किसी और दिन करेंगे। ठीक है महोदय, क्योंकि इनसे केवल 3 वर्णों का निर्माण, मतलब 3 शब्दों के लिए है ये केवल। ठीक है, अभी समय होगा तो इनको भी कर लेंगे कवर। पहले हम करेंगे अपूर्वस्य। किसको करेंगे? अपूर्वस्य। यह अशी, यह अशी क्या शब्द है? यह अशी। ठीक है, मतलब ये सूत्र यह आदेश करता है। क्या आदेश करता है? यह आदेश। यह आदेश किसके स्थान पे करेगा? रू के स्थान पे। किसके स्थान पे करेगा? रू के स्थान पे यह आदेश करता है। हाँ, अब रू के स्थान पे यह आदेश करेगा। और क्या होता है? अपूर्व रू होना चाहिए। हिंदी अर्थ तो होता है। अब देखिए जी, हिंदी में अर्थ लिखवाते हो ना आप सूत्र का पहले? हाँ मैं लिखवाऊंगा महोदय भी। ठीक है ना? ठीक है। चलिए हिंदी अर्थ लिख लीजिए। भो पूर्वक, मैं लिख देता हूँ जल्दी जल्दी, आप लोग नोट कर लीजिएगा देख के। ठीक है, हाँ।
पूर्वक रूप। ठीक है, लिखिए आप सभी ने। भो पूर्वक, भगो पूर्वक, अगो पूर्वक और अवर्ण पूर्वक रू के स्थान पर यह आदेश होता है अश पर रखने पर। ठीक है, अब आपको ये अवर्ण पूर्वक को हम पे विचार करेंगे। अवर्ण पूर्वक मतलब अवर्ण माने क्या होता है? देखिए अवर्ण बोला है मैंने, वहां पर ह्रस्व आकार बोला था, यहाँ पर क्या कह रहे हैं? अवर्ण। अवर्ण मतलब अब यहाँ पर आपको ह्रस्व आपकी आवाज तो आ रही है सर, मनीष जी की नहीं आ रही। भरत महोदय अस्ति वा? भरत महोदय? आम सर। आप भी थोड़ा कंप्लीट कर दीजिए। नहीं आएंगे ना सर, अभी आएंगे। इसमें पदांत भी चल जाएगा। मैं देख अवर्ण मतलब अ और आ दोनों का ग्रहण करना है ना? हाँ, उसके अवर्ण का मतलब होता है उसके 18 मतलब तीनों रूप ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। हरिओम। नासिक, अनुनासिक, वो सभी। हाँ हरिओम। आवाज आ रही महोदय जी? हाँ अभी आ रही। एक फोन आ गया था, जरूरी फोन। तो अब तो अश प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं? जैसे आपने देखा आ को देख लिया, अच प्लस हश। हाँ अच प्लस हश, अच प्लस हश। ठीक है, बहुत अच्छा बताया। अच में सभी स्वर होते हैं, पांचवा और तीसरा वर्ण अच प्लस हश। ठीक है, सभी स्वर, पांचवा, चौथा। वो आप बोल सकते हैं स्वर, सभी स्वर, हकार, अंतस्थ, पंचम, चतुर्थ, तृतीय। ठीक है। अब देखिए अच प्लस हर्ष, अच प्लस हर्ष, अश मतलब क्या है? अच प्लस हर्ष। अब आपने और क्या है? अवर्ण माने क्या होता है? आकार, आकार सभी अ के रूप। अवर्ण माने या तो ह्रस्व या दीर्घ, कोई भी वो नहीं है। अब देखिए पूर्व में यदि ह्रस्व अ हो और बाद में हर्ष हो, तो हमने सूत्र तो पढ़ा था अभी, हर्षिचा। और ये सूत्र क्या कह रहा है कि पूर्व में या तो अ या आ हो और बाद में क्या हो? अश हो। बाद में क्या हो? अश हो। यदि बाद में अश हो तो क्या होता है? दोनों के स्थान पर नहीं, दोनों के स्थान क्या, कुछ भी बोल रहा हूं मैं। तो अब पूर्व में अवर्ण हो और बाद में अश हो, बाद में अश हो, तो जो रू होता है उस रू के स्थान पर यह आदेश होता है। क्या होता है? यह आदेश। यह आदेश जैसे घटाते हैं। ठीक है, तो आपका उदाहरण ले लेते हैं। भोसदेवा इसी में दिया है। बाला आगच्छन्ति, बाला आगच्छन्ति। ठीक है, शब्द क्या था यहाँ पर महोदय? बालास। क्या शब्द था? बालास।
बालाह बालौ बालाह बनता है ना जो बालाह, तो बालाह है इसलिए आगच्छन्ति का प्रयोग किया हमने बहुवचन में, तो बालास प्लस आगच्छन्ति। ठीक है, यहाँ अब हमने क्या किया, ससजुषो रुहु करके रू कर दिया। अब यहाँ देखिए यहाँ पर आपका अतोर लगेगा क्या? अतोर ह्रस्व नहीं है, ह्रस्व नहीं है, नहीं बाद में, मतलब पूर्व में भी ह्रस्व नहीं है, बाद में भी ह्रस्व नहीं आनी है। अगर कहीं भी एक पक्ष में भी यदि ह्रस्व आनी हुआ तो सूत्र की प्रवृत्ति नहीं हो पाएगी, उसको पूरा एक एक कंडीशन उसकी अप्लाई होनी चाहिए तभी सूत्र कार्य करता है, तो नहीं होगा। ठीक है, हसीचा भी नहीं लगेगा। सूत्र क्या है, एक सूत्र भो भगो अगो अपूर्वस्य योषि, वो सूत्र कहता है पूर्व में अवर्ण हो, पूर्व में क्या हो, अवर्ण, अवर्ण अर्थात या तो ह्रस्व अ हो अथवा दीर्घ अ हो, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, और बाद में क्या हो, अश हो, बाद में क्या हो, अश, तो क्या हो जाएगा महोदय, ये हो जाएगा, रू को या हो जाएगा, रू को क्या हो जाएगा, या। तो बालाय प्लस आगच्छन्ति। ठीक है, अब एक और स्थिति घटाता हूं, उसके बाद आपको इसका बताऊंगा। अघो प्लस अघो या ही फॉर्मूला, अघो या राक्षसाः, कोई वैसा इन्होंने वो दे रखा है हमारा महोदय, उन्होंने यहाँ दिया है अघोष राक्षसाः। नहीं, तो ये तो साथ में संधि करके लिखना पड़ेगा ना मनीष जी, बालाय आगच्छन्ति। अभी नहीं, मैं आपको बताता हूँ, एक मिनट बता रहा हूँ, एक कुछ और देख रहा हूँ मैं, जैसे कि ये लिख देते ना, बालाह ये हो गया, अब वो शब्द हो गया बालाह, संख्या 44 हसन्ति। ठीक है महोदय, बालाह हसन्ति। अब यहाँ देखिए पूर्व में अवर्ण है, बाद में हश है, बाद में हश है, हश है मतलब अश, अश है, हम हश से मतलब नहीं, अश से मतलब है हमको। ठीक है, और अश के अंदर ही हश आ जाता है। ठीक है, अश के अंदर ही हश आ जाता है। अब यहाँ पर हम सा के स्थान पे क्या कर देंगे महोदय, हम सा के स्थान पे या कर देंगे। ठीक है, ठीक है, अब बस आपको एक छोटी चीज बताऊंगा, वो चित्र आपको चीज अपने दिमाग में कर लेनी फिट। इस यकार का लोप होगा, इस यकार का लोप होगा, पर कैसे होगा आपको ये समझना है। यदि महोदय आप कहीं और बोल रहे हैं तो आप म्यूट कर लिया करें। ठीक है, मैं फिर से सबको म्यूट करता हूँ, आप अनम्यूट कर लीजिए। हो गया, कोई अब नहीं बोलेंगे। तो बालाय प्लस आगच्छन्ति, यहाँ भी या है और यहाँ भी या है। ठीक है, अब क्या हो, आप एक चीज इतना समझिए केवल कि यदि अच पर में होगा, पद के अंत में यकार का लोप होता है, अच पर होने पर क्या होता है, वो यदि यकार का लोप होगा, यदि बाद में कोई अच हो, ठीक है, या कोई अच हो, और वो भी यह कैसा होना चाहिए, पद के अंत में होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, पद के अंत में। यदि ऐसा, ये लोप कौन करेगा, विकल्प से लोप होता है। कैसे लोप होता है, विकल्प से, विकल्प से। तो बनेगा आपका शाकल्य से, लोपः शाकल्य से, शाकल्य से। ठीक है, ये विकल्प से लोप करेगा। और यदि कोई व्यंजन बाद में हो तो सूत्र लोप करेगा हलि ही, हलिस सर्वेशाम, हलिस का हलि ही क्यों बनेगा, हलिस क्यों बनेगा, हलि सर्वेशाम। ठीक है, समझ में महोदय, दोनों में अंतर क्या है, दोनों यकार का लोप करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों यकार का लोप करते हैं, पर जो लोपस शाकल्य से है वो विकल्प से करता है। कैसे करता है, विकल्प से, विकल्प से करता है। और हलि सर्वेशाम कैसे करता है, नित्य लोप करता है, नित्य। ठीक है, अब इसमें एक बार यकार का लोप हो जाएगा तो क्या बनेगा, रूप बाला आगच्छन्ति। ठीक है, और जब एक बार लोप नहीं होगा तो क्या बनेगा आपका रूप, एक बार यकार का लोप नहीं होगा तो बाला यागच्छन्ति। ठीक है, समझ में आया आपको, हाँ, बाला यागच्छन्ति। ठीक है, ये रूप दोनों सही है। अब जैसे आपने पूछा
कापी पूछा था ना आपने, एक चीज हम्म। इसमें देखनी पड़ेगी कि एक मिनट, लोप शाकल्य की संख्या बताइए। 8319। 8319 हाँ और भो भगो अको की 8319 और इसकी है 8317 17 है। मतलब कि, और ठीक है क्लियर। अब इसके बाद अकस सवर्ण दीर्घ की बताइए मेरे को संख्या। वो 101 है। 6401 61101 ठीक है, 61101 है। हाँ। अब यहाँ पर ये समझिए, हाँ, तो एक बार बाला यागच्छन्ति बनेगा और एक बार बाला आगच्छन्ति बनेगा। इसमें अगस्त सवर्ण दीर्घ नहीं लगेगा। क्या नहीं लगेगा महोदय? नहीं लगेगा। अकस सवर्ण दीर्घ नहीं लगेगा। समझ में आ रहा महोदय? निकुंज महोदय? हाँ, वो मैं जरा चार्जर लेने गया था, बताइए। कोई दिक्कत नहीं है। आप और लोग को समझ में आया? एक बार यकार का लोप होगा तो बाला आगच्छन्ति, संधि नहीं करनी है, बाला आगच्छन्ति नहीं करना है आपको, बाला आगच्छन्ति ही रहेगा, ठीक है ना। इसी प्रकार जब भी आपने प्रश्न किया था अभी कि काहा प्लस अपी, ठीक है ना, तो यहाँ पर कापी नहीं होगा। क्या होगा? कापी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा कापी? क्योंकि देखिए आपने सा के स्थान पर रू करके रू के स्थान पे क्या कर दिया? या कर दिया। क्या कर दिया? या। अब आप यकार का लोप किस सूत्र के द्वारा कर रहे हैं? बाद में स्वर काहा आपी नहीं बोलते हैं, का आपी भी हो सकता है ना, का आपी। का अपी ही होता है, कापी गलत होता है। कापी शब्द गलत होता है, कापी, ठीक है। काहा अपी, या तो आप ये बोलिए कायपी, कायपी एक अथवा नहीं, कापी वो बोलिए। शायद हाँ, बोलिए महोदय। स्त्रीलिंग एक वचन का एक वचन में का है ना। हाँ, अगर स्त्रीलिंग के एक वचन में आया कि काके काहा, काके काहा, तो स्त्रीलिंग में तो का है, उसको तो जोड़ दीजिए, कापी बन जाएगा। वो कापी कहाँ होगा? स्त्रीलिंग का शब्द होगा कापी। हाँ, स्त्रीलिंग में ही कापी कक्षा जिसे बोलते तो हैं। यहाँ वो बोल रहे थे, यहाँ पर भी अवग्रह आ जाता है। अवग्रह होगा अपी का, वही मैं बोल रहा हूँ। वो कुछ लोग का कहते हैं कि अवर्ण जहां पर अ दिखाने के लिए कुछ लोग यहाँ पर खंडाकार लगा देते ताकि यहाँ पर ज्ञान हो सके कि यहाँ पर पहले अ था, अर्थात अपी शब्द था। क्या था पहले? अपी। मैंने आपको बताया ये कोई व्याकरण का वो नहीं है, बस ये एक सूचक है। ये नहीं, बताता वो कि जनरली प्रैक्टिस ये करते हैं कि दीर्घ अच के बाद वो जनरली अवग्रह रख देते हैं। हाँ। अगर वो ये है, वो है और आ है, दीर्घ के बाद नहीं महोदय, सिर्फ इतना दिखाने के लिए यानी कि आ ये वो के बाद में अगर कहीं अचवर्ण है, अ है, रस्व है, तो जनरली अवग्रह लिखते हैं। जी, बस वो दिखाने के लिए कि यहाँ पर पहले ह्रस्व आता, केवल इतना दिखाने का था। रस्व था ये दिखाने के ठीक लिए। है। अगर दो खंडाकार लगा देते कहीं पर तो वहां पर वो ये दिखाते कि यहाँ पर दीर्घ आता है। यहाँ पर क्या था? दीर्घ आता। दीर्घ। बस इतना दिखाने के लिए लगाते हैं, ठीक है। एक मिले तो ह्रस्व और दो मिले तो दीर्घ समझना है, ठीक है। मनीष महोदय, वो बाला या गच्छन्ति में अवग्रह नहीं लगेगा? बाला या गच्छन्ति नहीं, उसमें नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? एक शब्द तो आपका बाला या गच्छन्ति बनेगा, ठीक है, और दूसरा शब्द आपका बनेगा सिर्फ बाला आगच्छन्ति। क्यों? क्योंकि ये सूत्र विकल्प से काम करता है। एक बार या का लोप नहीं करेगा और एक बार या का लोप करेगा। जब या का लोप करेगा तो भरत महोदय ध्यान से समझिएगा, जब एक बार इसने या का लोप कर दिया, ठीक है, आप सभी को मैं समझा चुका हूं पूर्वत्र सिद्धम, जो लोप करने वाला सूत्र है वो त्रिपादी सूत्र है। कहाँ का सूत्र है? त्रिपादी का है। त्रिपादी का सूत्र, ध्यान समझिएगा। और जो दीर्घ करने वाला सूत्र है वो कहाँ का है? सपादी का है। कहाँ का है? सपादी का है। और हमने पढ़ा था कि सपाद मतलब सपादी की दृष्टि में त्रिपादी का कार्य क्या होता है? असिद्ध होता है। क्या कार्य होता है? असिद्ध। ये बोलिए, सपादी की दृष्टि में
त्रिपादी की दृष्टि में त्रिपादी का कार्य असिद्ध होता है। त्रिपादी का कार्य सिद्ध होता है। तो जब आप यहाँ पर अकस्सवर्ण दीर्घ से दीर्घ करने चले, अकस्सवर्ण दीर्घ सूत्र कहाँ का है? सपादी का सूत्र कहाँ का है? सपादी का। तो उसको यहाँ पर उसकी नजरों में जो त्रिपादी सूत्र अर्थात लोप शाकल्य ने जो कार्य किया था वो क्या है? असिद्ध है। अर्थात यकार का लोप जो किया वो लोप असिद्ध है, अर्थात उसको यहाँ पर आकार यकार ही दिख रहा है। क्या दिख रहा है यहाँ पर? यकार दिख रहा है। इस कारण से वो यहाँ पर दीर्घ नहीं करेगा, तो बाला आगच्छन्ति आपका शब्द बनेगा। ठीक है महोदय, सभी समझ में आया? एग्जैक्टली करेक्ट। अब इतना समझ में आ गया आपको सभी को? नहीं, वो कोई पूछ रहे थे ना, वो क्यों उधर अलग अलग लिखना है, इस वजह से अलग अलग लिखना। हाँ, या तो बाला आगच्छन्ति लिखो अथवा बाला आगच्छन्ति लिखो। ठीक है, अभी हमने पूरा सूत्र का अर्थ नहीं पढ़ा है। ठीक है महोदय, अभी हमने सूत्र का अर्थ समझ लिया। इतना ये सूत्र का कार्य क्या है, कुछ चीजों को नोटिस करिए। यकार का लोप कौन करेगा? लोप शाकल्य से करेगा, पर विकल्प से करेगा, अच पर होने पर। और यकार का लोप कौन करेगा? हल पर होने पर, हलि सर्वेशाम। कैसे करेगा? नित्य करेगा। नित्य। अर्थात बाला हसंती में यकार का लोप होगा तो नित्य लोप होगा। कैसे लोप होगा? नित्य लोप होगा। तो बाला हसंती ही एक रूप बनेगा केवल। ठीक है, बाला हसंती ही रूप बनेगा। ठीक है महोदय जी। किसी का कोई प्रश्न हो इस सूत्र को छोड़ करके, क्योंकि ये सूत्र मैंने अभी पूरा नहीं पढ़ा है। ठीक है मनीष महोदय, यहाँ और एक सूत्र की भी प्रसक्ति थी ना, वो तो गार्गस्य की हो सकती थी। वो महोदय वो अलग वो नहीं, इधर तो आ है। ओके, वो का नहीं, गार्गस्य उकारांत की बात करता है, गार्गस्य के मत में। करेक्ट, ठीक है। युगल जी, आपका कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए अभी। युगल महोदय अस्ति वा? शायद चले गए युगल महोदय। तो चलिए, और किसी का कोई प्रश्न हो? मैं तो एक पूछने का था, ये जो स्म लगाते हैं अतीत काल के लिए, ये क्या हर जगह में लगेगा? जैसा आम गच्छामि स्म, कहाँ भी लगा सकते हैं इसको, या कोई जगह उसका कुछ रेस्ट्रिक्शन है? वैसे मेरे को इसके बारे में जानकारी नहीं है, क्योंकि वैसे तो शायद मेरे हिसाब से भूतकाल में लगता है। हाँ, भूतकाल में लगता है। भूतकाल में ही लगेगा, लेकिन ये सब जगह में कर सकते हैं, इसका कुछ रेस्ट्रिक्शन है? ये तो मेरे को अभी जानना पड़ेगा, क्योंकि मैंने पढ़ा नहीं है, तो मैं आपको गलत नहीं बताऊंगा। कंटिन्यूअस प्रेजेंट, कंटिन्यूअस पास्ट होगा ना, तो लगता है कि नित्य अगर करते हैं, मेरे हैबिचुअल है या रोज करते हैं, रोज मैं पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ, पढ़ता था, डेली कंटिन्यूअस एक बार तो नहीं स्मॉल लगता है। मीनिंग ये है, जो पास्ट का काम है वो प्रेजेंट में बता रहे हैं, तभी स्म का यूज होगा। पालक करोति या हम ऐसे करते थे अगर बोलना है तो स्म का यूज होगा। हाँ, जब भी पता नहीं है कि प्रकार के रूप नहीं पता है, सिर्फ वर्तमान काल के तीतः अंति वाले रूप पता है, लेकिन लंग लकार के रूप पता नहीं है, तो तामन वाले रूप नहीं पता, तभी वो ऐसे यूज करते हैं। लेकिन मोस्टली जो एक बार करते हैं तो नहीं होते, बार कंटिन्यूअस करते। मैं रोज प्रार्थना करता था, करती थी, तो ऐसे होगा। तो उसमें रेगुलर हैबिचुअल रेगुलर एक्टिविटी है उसमें। एक्चुअली वो प्रेजेंट टेंस ही है, लट लकार में ही है, लेकिन हम पास्ट की बातें बोल रहे हैं, ये बताने के लिए स्म लगाते हैं। अभी मनीष महोदय। हाँ जी, बोलिए। मॉरल ऐसा, अभी ये सब पढ़ने के बाद मॉरल ऑफ द स्टोरी ऐसा है कि जो भी आकारांत स्त्रीलिंगी शब्द है जी, उसको अच आएगा तो विकल्प हो